coordination compound are complex compound in which the central metal atom is bonded to number of anions or neutral molecules. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे FeCN6 3- ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अंदर जो Fe है ये क्या है, मेरा सेंट्रल मेटल है, और Cn जो है ये एक एनायन है। Cn- क्या है, एनायन है, जो कि 6 Cn- Fe को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। तो FeCN6 3- क्या है, मेरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उसी तरीके से निकल NiCO4 ये भी क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ऐसे बहुत सारे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आगे पढ़ेंगे। अब देखो जैसे ही मैंने बनाया FeCN6, देखो तो Fe मेरा सेंट्रल मेटल है, ये Cn क्या है, एनायन है, ये क्या कर रहे हैं, एनायन इस Fe को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इस एरो के थ्रू क्या बता रहा हूं, डोनेशन बता रहा हूं। तो ये जो बॉन्डिंग है ये क्या है, डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शन है कि लिगेंड से मेटल की तरफ, ठीक है। तो ये है मेरा, ये मेरा क्या है, लिगेंड है Cn जो कि एनायन है, और Fe क्या है, मेरा सेंट्रल मेटल है जो कि स्मॉल इन साइज होता है, जो अपन डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ चुके हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, हाँ भाई, क्या अभी से क्या हो गया, ये पूछ रहे हैं अर्चय गुप्ता कुमारी, इज इट इनफ फॉर बोर्ड्स? बच्चे बोर्ड्स की ही तैयारी चल रही है, चाणक्य नीति मोर देन इनफ है ये, है ना। अगर आप ये पूरा कर लोगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और किसको रिप्लाई चाहिए यार? सागर भैया क्या पूछना है आपको? हाँ अंजलि, टॉपिक वीक है बच्चे, तो पढ़ोगे तो है ना स्ट्रांग हो जाएगा, एक बार पढ़ो तो सही, है ना। प्लीज मैं यही कहूंगा, सब बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल अटेंटिवली पढ़िए, ठीक है। चलो प्रतीक कह रहे, प्रतीक देखो ये सेंट्रल मेटल है, ये स्मॉल इन साइज होता है, और ये Cn क्या है मेरे, ये एनायन है। एनायन मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल को। इसलिए ये जो बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है, लिगेंड से सेंट्रल मेटल के थ्रू इसका डायरेक्शन होता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर अपन को समझनी है तो अपन को उसका ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, भाई मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली होता क्या है सर, एक सेंट्रल मेटल होता है जो कि स्मॉल इन साइज होता है, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है किससे, उसके चारों तरफ जो एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है इसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, और ये होता है मेरा यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? चलिए अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डे टू डे क्या एग्जांपल होते हैं, तो 3 बेसिक एग्जांपल बताता हूं। जैसे क्लोरोफिल है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसका, मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू काम आता है, ठीक है। दूसरा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, किसका, आयरन का। तीसरा क्या है आपका, विटामिन B12, ये किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोबाल्ट का। तो ये सारे क्या है मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डे टू डे एग्जांपल है, जिनसे हम दिन पर दिन अपनी जो दिनचर्या है उसमें हम इनसे वाकिफ करते हैं, इनसे डेली अपन मिलते हैं। क्लियर है? चलो डन। चलिए बिल्कुल, बायोमोलिक्यूल तो दे दिया है ना, अभी 1-2 दिन पहले ही तो आया है। चलो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज आई। पहली थ्योरी आई वर्नर्स थ्योरी, दूसरी आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और तीसरी आई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीनों थ्योरीज ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए। अभी अपन ने ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक सेंट्रल मेटल होता है सर, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब इस सेंट्रल मेटल का जो फॉर्मुलाइजेशन था, भाई इसको फॉर्मूले में कैसे फिट करते हैं, भाई इसको कैसे लिखते हैं, इसमें लिगेंड क्या चीज होती है, इसमें सेंट्रल मेटल क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, व्हाई दिस इज यूनिडायरेक्शनल, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में पहली बार जो है आइडिया किसने दिया, वर्नर भाई साहब ने। उसके बाद बाकी की दोनों थ्योरीज आई। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मुलाइजेशन था वो किसने बताया, वर्नर ने बताया। अब बहुत ध्यान से जो भी बच्चा, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक चीज ईमानदारी से कहता हूं, जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना, है ना। जो कोई डाउट है थ्योरी कंप्लीट होने के बाद पूछना, ठीक है। मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको समझाने जा रहा हूं कि वर्नर थ्योरी की हेल्प से मैंने कैसे ये आइडेंटिफाई किया कि कैसे फॉर्मुलाइजेशन होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें वर्नर थ्योरी की, तो वर्नर थ्योरी किसने दी, अल्फ्रेड वर्नर ने। ये तो थ्योरेटिकल बात है, इन्होंने बताया क्या, इन्होंने फॉर्मुलाइजेशन किया। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मुलाइजेशन किसने किया, वर्नर भाई साहब ने। इसके बाद ये इस वर्नर भाई साहब ने फॉर्मुलाइजेशन के साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए, एक प्राइमरी वैलेंस और एक सेकेंडरी वैलेंस। क्या होता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो वर्नर भाई साहब ने ये बताया। तो आइए किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये बताया वो हम जानते हैं, ठीक है। किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया, चलो। सर एलडीआर लेक्चर आर नॉट अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, ठीक है निखिल, आई विल शेयर दैट, ठीक है, अब मैं शेयर कर दूंगा। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, मैंने क्या लिया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, उस किसका, कोबाल्ट क्लोरीन विद अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया। मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया जिसके अंदर कोबाल्ट है,
क्लोरीन है और अमोनिया है, ठीक है। उसको मैंने किससे रिएक्ट कराया, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 के साथ मैंने रिएक्ट कराया, ठीक है। अब देखना बहुत ध्यान से, मुझे इसका नेचर के बारे में तो कुछ पता नहीं है भाई, इसमें कौन सा आयन ये देगा पानी में जाने के बाद, कौन सा जो है आयन नहीं देगा, कैसे ये ब्रेक डाउन होगा, बट मुझे ये तो पता है कि जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है इट विल ब्रेक डाउन इनटू Ag प्लस एंड NO3 माइनस एनायन, हाँ या ना। इतना तो अपन बचपन में क्लास में पढ़ चुके हैं कि AgNO3 एक आयनिक कंपाउंड है, Ag प्लस कैटायन होता है और NO3 माइनस एनायन होता है। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट क्लोरीन विद अमोनिया को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया, तो व्हाट आई फाउंड इज आई गेट द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन का मुझे वाइट प्रेसिपिटेट मिला। अब अलग अलग ऑब्जर्वेशन आई, उस अलग अलग ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस को डिफाइन किया। देखो सबसे पहली बात बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं, मैंने एक एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या है, कोबाल्ट है, क्लोरीन है और अमोनिया है, तीन चीजें हैं। किस तरीके से नहीं पता, उसको मैंने क्या किया, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया। ये मुझे पता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में Ag प्लस और NO3 माइनस होता है, तो मुझे क्या मिला, व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl मिला। अब ये व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl भी अलग अलग मात्रा में मिला, जो कि अपन को ये नहीं जानना कैसे मिला, पर मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने इसका मोल को जो है आपके सामने निकाल के रख दिया। अब सबसे पहले क्या लिया मैंने, सबसे पहले मैंने लिया क्या, देखो तीन मैंने टेस्ट ट्यूब ली। पहला क्या किया, येलो कलर का लिया मैंने, क्या, कोबाल्ट COCl3.6NH3 COCl3.6NH3 का एक मोल लिया जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। एक मोल लिया COCl3.5NH3 जो कि पर्पल पिंक कलर का होता है, और एक मोल लिया COCl3.4NH3 जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तीन टेस्ट ट्यूब ली, एक में येलो कलर का मैंने क्या लिया, COCl3.6NH3 कोबाल्ट क्लोरीन और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया। दूसरा क्या लिया, COCl3.5NH3, ये अलग फॉर्मुलाइजेशन है, हाँ या ना। इसमें सर 6 अमोनिया है, इसमें 5 अमोनिया है, ये किस कलर का है, पिंक पर्पल कलर का है। इसके बाद ग्रीन कलर का ले लिया COCl3.4NH3। अब इसमें क्या किया मैंने, एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला। अब आप सबको देखो, और मेरे को क्या मिला, प्रोडक्ट साइड में मुझे मिला 3 मोल ऑफ AgCl। बहुत ध्यान से देखना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब मैंने COCl3.6NH3 में एक AgNO3 डाला तो मुझे क्या मिला, 3 मोल ऑफ AgCl मिला। अब बहुत ध्यान से दिमाग लगाना, 3 मोल ऑफ AgCl कब मिला होगा सर, जब Ag तो यहां से आया होगा तो 3Ag प्लस यहां से आया होगा और 3Cl माइनस यहां से आया होगा, मतलब COCl3.6NH3 में Cl जो है वो 3Cl माइनस ये दे रहा है, हाँ या ना जी सर। अब आगे आओ, मैंने क्या किया, 1 मोल ऑफ COCl3.5NH3 लिया, उसके अंदर AgNO3 डाला, तो मुझे प्रोडक्ट साइड में क्या मिला, 2 मोल ऑफ AgCl मिला। इसका मतलब सर 2Ag तो इसने दिया होगा और 2Cl माइनस इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ने दिया, मतलब क्या किया सर, COCl3.5NH3 में 2Cl माइनस जो है आयनाइजेबल है, यहां 3Cl माइनस आयनाइजेबल है, यहां 2Cl माइनस आयनाइजेबल है। यहां देखो, यहां जब मैंने 1 मोल ऑफ COCl3.4NH3 लिया, उसमें जब मैंने एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला तो मुझे 1 मोल ऑफ AgCl ही मिला। इसका मतलब सर एक Ag प्लस तो AgNO3 ने दे दिया होगा, और Cl माइनस कहां से आया होगा, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है COCl3.4NH3, इसमें एक जो Cl है वो आयनाइजेबल है। तो ये एक्सपेरिमेंट से मुझे ये पता चल गया, इस वाले कंपाउंड में 3 Cl के जो आयन है वो आयनाइजेबल है, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 1। ये बात क्लियर है, फिर आगे बढ़े, हाँ या ना, ये क्लियर है, फटाफट थम्स अप कर दो, यहां तक क्लियर है, अरे बता दो यार, यस क्लियर है यहां तक जो मैं बता रहा हूं, किसी को कोई डाउट है यहां तक, एक थम्स अप दे दो जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ तुम लोग को ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हो। क्या किया मैंने, अलग अलग कोबाल्ट क्लोरीन और अमोनिया के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए, उसमें AgNO3 डाला और देखा कितने मोल ऑफ AgCl मिले। जितने मोल ऑफ AgCl मिले उससे मैंने इंटरप्रिटेशन लगाया कि कितने क्लोरीन जो है वो आयनाइजेबल है। इसमें 3 Cl माइनस आयनाइजेबल है, इसमें 2 और इसमें 1, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि सर हमें ये पता चल गया प्रोडक्ट साइड में AgCl कितना है। Ag तो सर AgNO3 से आया होगा, Cl कहां से आया होगा, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से आया होगा, हाँ या ना, क्लियर। चलो डन, अब आगे आ जाओ। इसका मतलब सर ये जो कॉम्प्लेक्स क्रिएचर आपने बताया कोबाल्ट क्लोरीन और अमोनिया का, इसमें जो अमोनिया है वो तो कोबाल्ट से चिपका हुआ है। कोबाल्ट अगर सेंट्रल मेटल है तो अमोनिया उससे चिपका हुआ है, क्लोरीन जो है वो आयनाइजेबल है। और वर्नर भाई साहब ने ये बताया जो भी चीज आयनाइजेबल है उसको ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख दो, और जो नॉन आयनाइजेबल है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दो। जैसे आगे आओ, इधर देखो, तो COCl3.6NH3 को जब मैंने AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो मेरे को 3 मोल ऑफ AgCl मिले, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपको ये पता चल चुका कि इसमें से 3Cl माइनस आयनाइजेबल है। क्यों सर, क्योंकि इसने 3Ag प्लस दे दिए, है ना। तो इसका मतलब अमोनिया तो नॉन आयनाइजेबल है, तो जो सर नॉन आयनाइजेबल है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया, और जो आयनाइजेबल है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रख दिया। तो कोबाल्ट
मेरा सेंट्रल मेटल ब्लैक कलर का लिख दिया मैंने। इसमें 6 अमोनिया दिख रहे हैं जी सर, कहां है 6NH3, तो एक भी NH3 एक भी अमोनिया आयनाइजेबल नहीं है, तो 6NH3 ऐसे लिख दिया, NH3 होल 6। जो नॉन आयनाइजेबल है उसको ब्रैकेट के अंदर, और जो आयनाइजेबल है, कितने आयनाइजेबल है, 3 क्लोरीन के आयन आयनाइजेबल है, उसको बाहर लिख दिया। तो ये फॉर्मुलाइज हो, ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मुलाइजेशन हो गया। ये किसने बताया, वर्नर भाई साहब ने। वर्नर भाई साहब ने सीधी सीधी बात बताई, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक तो सेंट्रल मेटल रहेगा, दूसरा वो आयंस रहेंगे जो नॉन आयनाइजेबल है, जो चिपके रहते हैं सेंट्रल मेटल के, जो आयनाइजेबल है, जो बाहर आ सकते हैं, जैसे 3Cl-, 2Cl-, वो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स पे, उसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा। हाँ या ना, क्लियर, डन, ठीक है। अरे भैया पढ़ाई कर लो, कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम जयपुर, एड्रेस दे दें, यहां पढ़ाई कर लो यार, है ना। सर कौन सा आयनाइजेबल है और कौन सा नहीं, पता कैसे करें प्रतीक, अभी मैं यही बता रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला, अभी तक ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि 3Cl- आयनाइजेबल है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा, इसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ 3Cl जो है जो भी आयनाइजेबल होगा, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तो तुम लोग ये देख के बता सकते हो कि सर हाँ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल है, और ये जो 6 अमोनिया ये इसके चिपके हुए हैं ये नॉन आयनाइजेबल है, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है मतलब कितने हैं 3Cl है, ये क्या है, आयनाइजेबल है। तो आफ्टर सीइंग द फॉर्मूला यू कैन से दैट, बट ये फॉर्मूला आया कहां से वो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, क्लियर, ठीक है। हाँ बिल्कुल पास करा देंगे, पढ़ाई करोगे तो पास हो ही जाएंगे, डन, आगे आ जाओ। अब देखो COCl3.5NH3 की जब मैंने बात की थी, इसके अंदर मैंने कहा था 2 मोल ऑफ AgCl मिला, तो 2 मोल ऑफ AgCl में क्या होगा, 2Ag प्लस होगा और 2Cl- होगा। ये कहां से आया होगा, 2Ag प्लस तो सर इसने दे दिया होगा और 2Cl- इसने दे दिया होगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 Cl आयनाइजेबल है और 3 में से 2 आयनाइजेबल है और 1 नॉन आयनाइजेबल है, और ये 5 अमोनिया क्या है, नॉन आयनाइजेबल। तो कोबाल्ट 5 अमोनिया नॉन आयनाइजेबल, एक क्लोरीन ये भी नॉन आयनाइजेबल, क्योंकि सर 2Cl- ही है, जो आयनाइजेबल है उसी को मैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा, जो नॉन आयनाइजेबल होगा उसको ब्रैकेट के अंदर, क्लियर। ये समझ में आया कि इसका फॉर्मूला ये कैसे बना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि सर जो आयनाइजेबल होगा उसको ब्रैकेट के बाहर, और जो नॉन आयनाइजेबल है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। अमित अगर देखो अलग अलग ले रहा हूं ना मैं बच्चे, ये देखो ये ले लिया, अब आगे आ जाओ। अब देखो जैसे ये है, फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है, देखना प्रतीक K4FeCN होल 4, इसके मतलब क्या है, ये सेंट्रल मेटल है, ये जो Cn है 4 Cn क्या है, नॉन आयनाइजेबल है। तो जब भी ये टूटेगा, जब भी ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्रिएचर ब्रेक डाउन होगा, तो ये अपने आयंस में ब्रेक होगा, कैसे, जो आयनाइजेबल होंगे। तो K4 मतलब 4 पोटेशियम के आयन आयनाइजेबल होंगे, और ये पूरा ब्रैकेट अलग आएगा, ये नॉन आयनाइजेबल होगा या नहीं होगा, क्लियर है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रीड करते हैं कि व्हाट इज आयनाइजेबल एंड व्हाट इज नॉन आयनाइजेबल। इससे आगे नहीं बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। तो ये मेरे मेन पोस्टुलेट्स थे वर्नर के। उससे पहले मैं आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल की एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जो आयनाइजेबल होते हैं उसे हम प्राइमरी वैलेंस कहते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नंबर ऑफ आयनाइजेबल आयंस जो होते हैं वो मेरी प्राइमरी वैलेंस कहलाते हैं, और नंबर ऑफ नॉन आयनाइजेबल आयंस को सेकेंडरी वैलेंस कहते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स देखोगे CONH3 होल 5Cl और Cl2 ब्रैकेट के बाहर, तो आपको पता चल रहा है 2 क्लोरीन जो है वो आयनाइजेबल है, तो इसकी पीवी प्राइमरी वैलेंस कितनी होगी, 2। सेकेंडरी वैलेंस मतलब सर क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल। कितने नॉन आयनाइजेबल है ब्रैकेट के अंदर, सेंट्रल मेटल के अलावा कितने आयन है, 5 अमोनिया के हैं, 1 क्लोरीन का है, 6। तो कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंस कितना होगा, 6, या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। समझ में आया। तो दिस वाज वर्नर्स एक्सपेरिमेंट। कोई भी डाउट है किसी को, हाँ या ना। क्या हो गया निखिल, कुछ पूछना है किसी को, सर केमिस्ट्री वीक है और केमिस्ट्री पढ़ने में मन भी नहीं लगता, तो यार फिर स्ट्रांग कैसे होगी, मन तो लगाना पड़ेगा ना। मन लगाने का तो मेरे पास तरीका यही है कि एग्जाम में देखो जो भी सब्जेक्ट वीक है उसमें जितना एफर्ट लगाओ उतना बढ़िया है। हाँ कल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते अभी, अपन जब फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे तो एक न्यूमेरिकल सेशन भी लेके आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या और कुछ किसी को पूछना है, ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है, क्लियर है कि क्या होता है प्राइमरी वैलेंस, क्या होता है सेकेंडरी वैलेंस, क्या होती है आयनाइजेबल, क्या होता है नॉन आयनाइजेबल, ये सब क्लियर है। वर्नर्स थ्योरी क्लियर है। तो वर्नर्स थ्योरी के ये पोस्टुलेट्स है, ठीक है, डायरेक्ट पोस्टुलेट आते हैं। अब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज 2 टाइप ऑफ लिंकेज, कौन कौन से, एक प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज। जो प्राइमरी लिंकेज होता है मतलब जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो आयनाइजेबल होता है,
एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। और जो सेकेंडरी वैलेंस होता है वो ब्रैकेट के अंदर होता है, वो क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंस किसके बराबर होती है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आयंस बताए मैंने, जो आपके मैंने जितने भी आयंस बताए, ये क्या है, एक डिफाइंड ज्योमेट्री में अरेंज्ड होते हैं। उस ज्योमेट्री को या उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अभी इसका एग्जांपल बताऊं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे देखो, जैसे ये एग्जांपल तुम्हें बताया मैंने, जैसे ये देखो CONH3 होल 6 है, क्या है, CONH3 होल 6 3+, ये क्या है मेरा, ये पूरा एक क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये टोटल नॉन आयनाइजेबल है। तो ये जितने भी नॉन आयनाइजेबल आयन है सेंट्रल मेटल के थ्रू क्या है, एक डिफाइंड ज्योमेट्री में अरेंज्ड रहते हैं। इस ज्योमेट्री को क्या बोलता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे कोबाल्ट और 6 अमोनिया जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल है, ये क्या है, इसका कोबाल्ट और अमोनिया का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है। समझ में आया? तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंस, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंस, व्हाट आर आयनाइजेबल आयन, व्हाट आर नॉन आयनाइजेबल आयन। क्लियर है? कोई भी डाउट एक बार वापस पूछ सकते हो, फटाफट बताओ। गुड इवनिंग सब बच्चों को, गुड इवनिंग। ठीक है, एक बार फटाफट मुझे कमेंट कर दो, कोई डाउट है क्या? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप बता दो, जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी है, जो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है? चलो, निखिल, अगर आपकी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी है तो इट इज मोर देन इनफ। कंप्लीट एनसीईआरटी A to Z कवर कराइए। जिस बच्चे का ये डाउट है कि सर इज इट इनफ फॉर बोर्ड, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, जो भी मैं पढ़ाया उसमें से पेपर आता है। अब यार बार बार चिल्ला के ये नहीं कह सकता ना, हाँ जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा। अपने आप पढ़ोगे 10-15 दिन मेरे से, तो अपने आप पता जाएगा। जो शुरू से ज्वाइंट है मेरे साथ उन सबको पता है, स्ट्रिक्टली बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग वही चीज आती है, ले देके एनसीईआरटी कंप्लीट कवर हो जाती है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, थम्स अप कर दो एक बार, किसी को कुछ पूछना तो। क्लियर नहीं है क्या, क्लियर नहीं है प्रतीक? ये जो कोबाल्ट है, ये इससे 6 अमोनिया जो जुड़े होते हैं, ये 6 अमोनिया इस शेप में जुड़े हुए, इस शेप को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो अब ऑक्टाहेड्रल अगर इसका स्ट्रक्चर है, इसका मतलब जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल से इस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े हुए हैं, और इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। क्लियर? चलिए, डन। ठीक, हाँ, गुड नाइट यार भाई, पढ़ लो यार। ठीक है, हर दिन का है ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो, अब NiCO होल 4। अब देखो निकल से 4 कोबाल्ट के CO, 4 CO के आयन निकल से जुड़े हुए हैं। ये शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो निकल और 4 कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या आएगा, टेट्राहेड्रल है। क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर है? चलो डन, क्लियर। ठीक है, चलो। अरे कोई बात नहीं यार, इग्नोर 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 करिए। आपको जिसको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको कुछ पूछना है ऑनेस्टली वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। ये जो सेंट्रल मेटल होते हैं, ये और ये जो लिगेंड्स हैं या ये इनके जो एलिमेंट्स हैं, ये फिक्स ज्योमेट्री में अरेंज्ड है। और ये क्या होते हैं, इसको क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था, ये ऐसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा हैज अ फिक्स ज्योमेट्री एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर है? चलिए डन। कोई पूछना है किसी को? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी क्या है सर, एक ब्रैकेट के अंदर एक सेंट्रल मेटल है, ये आयंस है जो नॉन आयनाइजेबल होते हैं, और बाहर क्या होते हैं, आयंस होते हैं जो आयनाइजेबल होते हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इट कंप्राइजेस ऑफ मेनी आयंस एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एंड एज वेल एज सेंट्रल मेटल। डबल सॉल्ट के अंदर भी ऐसा होता है। डबल सॉल्ट के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे आयंस जो होते हैं वो किसी मेटल से ज्वाइंट होते हैं। अब एक सवाल जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्ट एंड अ डबल सॉल्ट एंड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर फॉर्मूला देखोगे तो एक जैसे दिखते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे आयंस जो होते हैं आयनाइजेबल नहीं होते, कुछ आयंस ही आयनाइजेबल होते हैं। वेयरएज डबल सॉल्ट को अगर पानी में डालोगे तो उसके जितने भी आयंस होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो डबल सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट ब्रेक्स इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, वेयरएज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर विल नॉट ब्रेक इनटू आयंस। इसमें सिर्फ दो तरीके के आयंस आएंगे, एक आएगा कॉम्प्लेक्स क्रिएचर और एक आएगा
आयनाइजेबल आयंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूं, जैसे ये देखो FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6NH2 और एक ये है NiCO4। अब इन दोनों को अगर मैं पानी में डालूंगा, इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा तो ये Fe+2 SO4-2 अमोनिया प्लस सल्फेट -2 ये सब क्या है अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। बट इसको अगर NiCO4 इस ब्रैकेट को अगर पानी में डालूंगा तो इट विल नॉट ब्रेक इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयन। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन double salt and complex compound. Double salt when dissolved in water it will dissociate into its ion, whereas complex compound when dissolved in water it will not do not dissociate into ions because they are non ionizable. complex compound या complex sphere के अंदर उस ब्रैकेट के अंदर जो भी आयंस होते हैं वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं। किसने बताया था? ये वर्नर ने बताया था। तो वर्नर्स थ्योरी क्लियर है, आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल क्लियर है, और डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये भी सवाल बोर्ड में पूछा जाता है। क्लियर है? देखो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में एक बच्चा पूछ रहा है रिपीट करने के लिए, ये मेरा डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट में भी क्या है और कॉम्प्लेक्स दोनों के अंदर क्या है, मोर देन क्या स्टाइक्योमेट्रिक रेशियोज के अंदर बहुत सारे आयंस जुड़े हैं, डबल सॉल्ट के भी अंदर और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जब मैं डबल सॉल्ट को पानी में डालता हूं ना बच्चे, तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, जितने भी आयंस हैं इसमें सब में टूट जाएगा। वेयर एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर पानी में डालूंगा इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। व्हाई? बिकॉज ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं। देखो अगर इस ब्रैकेट के बाहर कुछ होता वो आयनाइजेबल होता, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है वो नॉन आयनाइजेबल है। क्लियर है? डन? क्लियर है? चलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिल्कुल बराबर एक ही बात है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलूं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलूं एक ही बात। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मुझे पता चल चुका क्या होता है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है मुझे पता चल चुका है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ ना इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिससे डायरेक्ट बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, और वो टर्मिनोलॉजीज अपन को पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है, वन बाय वन पढ़ते हैं। पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी है वो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे COCl3NH3 होल थ्राइस, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या क्या है, एक तो सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, 3 क्लोरीन के आयन है और 3 अमोनिया के आयन है। हाँ सर ये डिसोसिएट नहीं होगा, बट कोऑर्डिनेशन एंटिटी में इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन सेंट्रल मेटल क्या होता है। सेंट्रल मेटल क्या होता है, जिससे नंबर ऑफ एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज एक होगी वो सेंट्रल मेटल होगी ऑब्वियसली। तो सेंट्रल मेटल इज यूनिक एंड नंबर ऑफ एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू दैट एटम। तो देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे CONH3 होल 6 3+, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, एंटिटी के अंदर सर सेंट्रल मेटल भी है और 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल भी है, बट इसके अंदर सेंट्रल मेटल क्या है जो सिंगल है, सिर्फ कोबाल्ट। क्लियर? चलो आगे पढ़े। आगे ये आ गया सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिगेंड्स क्या होते हैं। देखो जो भी सीरियस स्टूडेंट है उसको मैं बताता हूं, बहुत बार बोर्ड में ये सवाल आता है, डिफाइन लिगेंड्स, या लिगेंड्स के टाइप पे भी डायरेक्ट 2-2 मार्क्स के सवाल आते हैं, जैसे यूनिडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड, चीलेंट लिगेंड। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना A to Z, क्योंकि इस पे से डायरेक्ट सवाल आता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का भी आ जाता है कई बार। तो लिगेंड्स होते क्या है, सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल को छोड़ के जितनी भी बाकी चीजें होती है उसे हम लिगेंड कहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था ना CONH3 होल 6, तो CO क्या है, सेंट्रल मेटल है, तो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल क्या हुए, लिगेंड हुए। तो लिगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल मेटल के अलावा जो भी चीज प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, देखो लिगेंड होते हैं सिंपल आयंस की तरह, जैसे Cl- भी हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर या अमोनिया भी हो सकता है, लार्ज मॉलिक्यूल जैसे इथेन 1,2 डायमाइन भी हो सकता है, या मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन भी हो सकता है। तो लिगेंड क्या हुआ, जो सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, जो सेंट्रल मेटल को डोनेट कर रहा है। क्लियर है? ये होता है मेरा लिगेंड। यहां तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है, चलिए कोई भी डाउट है? अरे यार एनीवन, किसी को कुछ पूछना चाहते हैं अभी तक? लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लो चलो ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, लिगेंड हो गया। अब देखो लिगेंड को क्या है, लिगेंड को बेसिकली मैं जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे ये PtCl4 है, तो ये PT प्लेटिनियम, ये क्या है, मेरा सेंट्रल मेटल है, और सेंट्रल मेटल के अलावा 4 जो मेरी चीजें जुड़ी हुई है ये क्या है, मेरे लिगेंड है। तो Cl क्लोरीन क्या है, मेरे लिगेंड है। उसी तरीके से NiCO होल 4, निकल मेरा सेंट्रल मेटल है और CO क्या है, मेरे मेरे लिगेंड है। तो लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर एक्सेप्ट सेंट्रल मेटल जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, मेरे लिगेंड कहलाएंगे। अब देखो लिगेंड में क्या होता है, बेसिकली लिगेंड के अंदर नंबर ऑफ डोनर एटम जो होते हैं उसके बेसिस पे लिगेंड को मैंने क्लासिफाई किया। लिगेंड क्या करता है, मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को। अब अगर लिगेंड के अंदर सिर्फ एक डोनर एटम प्रेजेंट है,
एक डोनर एटम प्रेजेंट है, तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल के तौर पे अमोनिया, अमोनिया पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो अमोनिया जो है डोनेशन जो करता है वो नाइट्रोजन के थ्रू करता है, तो हियर दिस इज नोन एज यूनिडेंटेड लिगेंड। क्लोरीन Cl माइनस, इसमें तो सिर्फ एक ही आयन है, Cl माइनस है, तो ये क्या हो गया, यूनिडेंटेड। अगला H2O, वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन पे जो होता है लोन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, डोनेशन करता है। तो नंबर ऑफ डोनर एटम जो लीगेंड में प्रेजेंट है उस बेसिस पे हम लीगेंड को क्लासिफाई करते हैं। अगर नंबर ऑफ डोनर एटम सिंगल है तो यूनिडेंटेड लीगेंड कहते हैं। क्लियर है? अगर नंबर ऑफ डोनर एटम दो है, जैसे ये है इथेन 1,2 डायमाइन, इसके अंदर इस पूरे लीगेंड, ये पूरा एक लीगेंड है गाइस, इस पूरे लीगेंड में डोनेशन दो नाइट्रोजन के थ्रू हो सकता है ना, इसके थ्रू भी और इसके थ्रू भी, तो दो डोनर एटम प्रेजेंट है तो डाइडेंटेड लिगेंड या बाइडेंटेड भी बोलते हैं। जैसे ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट COO माइनस COO माइनस, ऑक्सलेट को बोलते क्या है, C2O4 माइनस 2, ये ऑक्सलेट है। ये इसके अंदर जो डोनेशन होता है वो दो ऑक्सीजन के थ्रू होता है, इसलिए भी इसके अंदर दो डोनर एटम प्रेजेंट है, इसे डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ डोनर एटम लिगेंड में कितने प्रेजेंट है उस बेसिस पे हम लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन, अगर डोनर एटम एक ही प्रेजेंट है लिगेंड के अंदर, जैसे अमोनिया, तो यूनिडेंटेड। अगर डोनर एटम दो प्रेजेंट है, जैसे इथेन 1,2 डायमाइन या ऑक्सलेट, नंबर ऑफ डोनर एटम देखोगे दो प्रेजेंट है, तो क्या कहलाएगा, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर? डन? हाँ बिल्कुल करा देंगे यार, इंपॉर्टेंट। हाँ यार बता देंगे जैन, है ना, पर लेकिन जो पढ़ा था वो तो पढ़ लो यार। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड मतलब जब सेवरल डोनर एटम हो, जैसे ये देखो, इसे बोलते हैं EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इसके अंदर देखो डोनेशन के लिए कितने, 1 2 3 4 4 डोनर एटम प्रेजेंट है, तो ये पॉलीडेंटेड लिगेंड हो गया। क्या हो गया, पॉलीडेंटेड। अब नेक्स्ट देखो, इस पे क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और ये CBSE 2024 लिख लेना, जो भी बच्चे अच्छे से सीरियसली पढ़ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बीडेटेड लिगेंड? एम्बीडेटेड लिगेंड क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल कराता हूं, जैसे इसके अंदर कितने ऑक्सलेट आयन में भी दो डोनर एटम है। अब मैं एक लिगेंड लेता हूं NO2, NO2 के अंदर नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन हो सकता है और ऑक्सीजन के भी थ्रू डोनेशन हो सकता है। तो अगर ऐसा लिगेंड है जिसके अंदर डोनर एटम दोनों सेम हो, जैसे ऑक्सलेट के अंदर दोनों डोनर एटम ऑक्सीजन थे, उसे बोलते हैं डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड। बट ऐसा लिगेंड जिसके अंदर दोनों डोनर एटम दो हो पर दोनों अलग अलग हो, जैसे नाइट्रोजन के NO2 के अंदर नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी हो सकता है, ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, एम्बीडेटेड लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू डिफरेंट डोनर एटम्स अगर है तो एम्बीडेटेड है, अगर दो डोनर एटम है दोनों सेम है तो डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर? कह रहे सर को सुन लो। हाँ सर, जो सर को सुन रहा है वो तो उसका तो फायदा हो रहा है, बाकी तो चलो अब पता नहीं यार क्या ही चाह रहे हो तुम लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है एम्बीडेडेड लिगेंड। अब आगे बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था, किसी भी नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, अगर आपके पास लिगेंड कितने हैं वो काउंट करके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो गलत हो जाएगा। देखो मैंने पहले भी कहा था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो भी नॉन आयनाइजेबल होता है वो क्या कहलाता है मेरा, वो कहलाता है सेकेंडरी वैलेंस या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकेंडरी वैलेंस या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है, सेंट्रल मेटल के अलावा जो भी चीज दिखे वो लिगेंड है, बट उसको डायरेक्टली काउंट मत करो, ये काउंट करो उस लिगेंड में डोनर एटम कितने हैं। जैसे अगर मैं आपका फॉर्मूला लिखा मैंने आपको, जैसे यहां मैंने Fe, जैसे ये लिख लो, पहले इजी सा देख लो, ये लिखा है PtCl होल 6, इसके अंदर 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन के पास एक एक डोनर एटम है, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। जैसे CONH3 होल 6, इसके अंदर 6 अमोनिया है, 6 अमोनिया के अंदर 6 नाइट्रोजन है जो डोनेट करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो गया। इधर आ जाओ, अब ये एग्जांपल बहुत अच्छा है। अब एग्जांपल क्या है आपके पास, देखना एग्जांपल है आपके पास Fe C2O4। अब बताना आप लोग, FeC2O4 2 माइनस, चलो या होल थ्राइस, कितना ले लूं, थ्राइस, ठीक, होल थ्राइस। चलो चलिए बताइए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन। इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोई बता सकता है, कमेंट करके बताओ। चलो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन। नंबर ऑफ, हाँ जी बिल्कुल, मंजू यादव सर, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम और इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ डोनर एटम्स, कितने डोनर एटम है, इलेक्ट्रॉन नहीं। अरे यार देखो, हाँ ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, इधर तीन देखते हैं और कह देते हैं तीन लीगेंड है, थ्री लीगेंड्स है,
तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3 और ये गलत हो जाता है। ऐसा क्यों? अभी मैंने कहा अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ डोनर एटम निकालो। देखो ये क्या है, अभी बताया था ऑक्सलेट है C2O4, मतलब ये देखो यही तो है C2O4-2। इसके अंदर एक C2O4 में कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। तो 3 में कितने होंगे सर? 3 2 6 डोनर एटम होंगे। तो टोटल कितने डोनर एटम है इस आयरन के पास? 6 डोनर एटम है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों? 6 होगा, ना कि 3। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो नोट कर लो इसको, ठीक है, 6, ठीक है, डन। कोई डाउट किसी को? प्लीज रिपीट। देखो FeC2O4 3 ये छोड़ दो चार्ज। इस आयरन में 3 लिगेंड है बच्चे, 3 लिगेंड कह के कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिख आते हैं, जो कि गलत होता है। मैंने अभी डेफिनेशन बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड। तो इस पर्टिकुलर लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। देखो C2O4 में बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। तो टोटल कितने डोनर एटम है ये काउंट कर लो। एक पे 2 है तो 3 पे 6 होंगे, तो 6 डोनर एटम मतलब कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नॉट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डोनर एटम काउंट करना है। क्लियर है? डन। एक बार थम्स अप दे दो, क्लियर है तो। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अपना लिगेंड के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज होती है इसको अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, दैट्स इट। और ये ब्रैकेट के बाहर जो होता है, जैसे ये है K4, ये क्या है? काउंटर आयन। ये काउंटर आयन ब्रैकेट के बाहर वाली चीज। तो जो आयनाइजेबल चीज होती है वो काउंटर आयन कहलाती है, और जो ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड लिखा हुआ है ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जैसे ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर 6 लिगेंड है, 6 एक टाइप के हैं, सेम है, तो ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अगर इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है तो हेट्रोलिप्टिक कहलाता है। ये सारे लिगेंड्स के टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चा गौर से सुन रहा है, ध्यान से समझ रहा है, ये नोट करते चलो। इसका मैं जो है व्हाट्सएप जो इसका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा नोट्स, है ना, CBSE क्लस्टर बाय अभिषेक सर करके है टेलीग्राम, उस पर मैं शेयर कर दूंगा। क्लियर है? चलिए। अरे यार फिर वही वाली बात आ गई, ब्लॉक कर दो। मेरे पास इतना समय नहीं है तुम्हारी तरह यार, जो पढ़ने दो जिसको पढ़ना है ना, इतना फालतू का समय व्यर्थ कर रहे हैं। चलो क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो जैसे ये देखो, ये मैं बता रहा हूं, जैसे है CONH3 Cl3, तो इसके अंदर ये जो Cl3 है ये क्या है? मेरे काउंटर आयन है। ये क्या है? Cl3 मेरे काउंटर आयन है। क्या है? काउंटर आयन है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा क्या है? ये ब्रैकेट जिसके अंदर CONH3 ये क्या है? मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है? तो लिगेंड, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स सब समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट है किसी को? हाँ, IUPAC नेम स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ठीक है, अब IUPAC नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दिया। इसके अंदर ये क्या है? ये CONH3 Cl3। अब आप सबको पता है ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये एक एनायन है, और ये जो है मेरा कैटायन है। तो जब भी अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात या नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले कैटायन का नाम करेंगे। सबसे पहले कैटायन का नाम करेंगे। देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है हमेशा उसका नाम पहले करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा याद रखना कि जब भी अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले अपन कैटायन का नाम करेंगे, फिर एनायन का नाम करेंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कैटायन है कौन एनायन है। ये आइडेंटिफाई करना आई थिंक ईजी है। अगर कोई आपके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है तो आपको पता है ये एनायन होगा, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी कैटायन होगा। अब देखो दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे ये है K4FeCN6। आप सबको पता है के पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ये एनायन होगा। इस केस में पहले किसका नाम करेंगे? काउंटर आयन का नाम करेंगे, फिर उसके बाद अपन अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे। क्लियर है? तो जब भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले किसका नामकरण करना है? कैटायन का, फिर किसका करना है? एनायन का। क्लियर है? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है नॉमेनक्लेचर के। तो सबसे पहले पहला रूल क्या बताया? नेम ऑफ कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन। सबसे पहले कैटायन का नाम करना है, फिर एनायन का। अब सर नेम करना कैसे है उसकी बारे में बात करते हैं। अगर आपका कैटायन कॉम्प्लेक्स हुआ तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये आपका पूरा कैटायन है, ये देखो ये आपको दिख रहा है क्रोमियम CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस।
ये क्या है आपका, ये मेरे को पूरा दिख रहा है एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्या दिख रहा है देखना, मैं फिर लिख देता हूं, CrNH3 होल थ्राइस, ठीक है, CrNH3 होल थ्राइस, H2O होल थ्राइस, और ये ब्रैकेट बंद, और बाहर है Cl3। तो सबसे पहले ये अगर आपको कहा गया है इसका नामकरण करो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है एनायन कौन सा है, कैटायन कौन सा है। आपको पता चल चुका है ऑब्वियसली, सर ये मेरा एनायन है, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है मेरा, सर कैटायन है। अब कैटायन अगर आपका कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स को नेम करने के लिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम करने के लिए सबसे पहले अपन लीगेंड का नाम करते हैं। सबसे पहले किसका नाम करते हैं, लीगेंड का नाम करते हैं। तो लीगेंड का जो नेमिंग है वो किस तरीके से करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे। अब आपके सामने कौन कौन से लीगेंड है, लीगेंड की एक टेबल में आपको बताता हूं कि कौन से लीगेंड का क्या नाम होता है। जैसे कॉमनली अगर ये आपकी टेबल फॉलो होती है, देखो अगर आपका लीगेंड है F माइनस, तो इसको बोलेंगे फ्लोरिडो, Cl माइनस क्लोरिडो, Br माइनस ब्रोमिडो, I माइनस आइडाइडो, फिर ये हो गया Cn माइनस साइनाइडो। तो जितने भी एनायनिक लीगेंड होता है आप सब देख रहे होंगे उसके लास्ट में ओ वर्ड, ओ जो है सफिक्स यूज करते हैं। जितने भी कैटायनिक लीगेंड है, जैसे N2H5+, तो हाइड्राजीनियम, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, ठीक है ऐसे। अब न्यूट्रल लीगेंड है जैसे NH3, तो इसका नाम होगा अमाइन, H2O इसका नाम होगा एक्वा, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, O2 डाई ऑक्सीजन। तो यही काम आएंगे आपके, है ना, इससे ज्यादा नहीं आएगा यूपीएससी, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आने वाला, ये एनसीईआरटी से ज्यादा टेबल है। तो जितने भी आपके लीगेंड है पहले उसको नाम करेंगे। लीगेंड को नाम करने का मैंने तरीका बताया, अगर आपका लीगेंड है एनायनिक लीगेंड है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसके नाम के आगे ओ लगा दो, जैसे फ्लोरिडो, आइडो, है ना, क्लोरिडो, ब्रोमिडो। अगर आपका कैटायनिक लीगेंड है, तो ये भी बहुत कम पूछे जाते हैं कैटायनिक लीगेंड, फिर भी NO प्लस वाला याद रख लो, नाइट्रोसोनियम, IUM जो है सफिक्स यूज करते हैं। और आपका अगर न्यूट्रल लीगेंड है, इसमें से कॉमनली पूछा जाता है, जैसे NH3 है लीगेंड तो अमाइन, H2 है तो एक्वा, इस तरीके से नामकरण करते हैं। और ये नेमिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करना है, आपका लीगेंड जो है उसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें कैटायन कौन है, एनायन कौन है। अगर आपका कैटायन कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स भले ही कैटायन हो या एनायन हो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर लीगेंड का नाम करेंगे। लीगेंड का नाम कैसे करेंगे, इस टेबल के अनुसार और अल्फाबेटिकली। जैसे अभी देखो सर एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको, जैसे ये है, इसके अंदर आपके दो लीगेंड है, दोनों न्यूट्रल लीगेंड है, एक अमाइन है एक एक्वा है। एक जगह क्या लिखा है, देखो यहां लिख लो AMMIN, अमाइन, और ये क्या है, एक्वा, क्या है, AQUA। आप सबको पता है अल्फाबेटिकली अमाइन पहले आता है, तो कैसे नेम करोगे, ट्राई, तीन है ना, तो ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, फिर ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, ठीक है, इस तरीके से। फिर अपन सेंट्रल मेटल की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है, कोई भी डाउट है इस रूल में? हाँ साइनाइडो, Cn माइनस होता है साइनाइडो। क्लियर है, क्लियर? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है ब्रैकेट के अंदर है, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मैंने बताया आपको, अभी आगे एग्जांपल और कराऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है ब्रैकेट के अंदर होगा, एनायनिक लिगेंड होगा। तो आपको ऐसे अगर मैंने मान लो ऐसे लिख दिया PtCl4, अब इसके अंदर क्या है, Cl आपको पता है एनायनिक लिगेंड है, तो क्या होगा, टेट्राक्लोरिडो। तो जरूरी नहीं है वो ब्रैकेट के अंदर हो। क्लियर है? तो जब भी आप पहले एनायन का नाम, जब भी आप अगर नाम करोगे किसका, कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले लीगेंड का नाम करोगे, फिर सेंट्रल मेटल का। अब लीगेंड का नामकरण समझ में आ गया, लीगेंड किस टाइप का है, एनायन है तो लास्ट में सफिक्स ओ वर्ड यूज करेंगे, कैटायन है तो लास्ट में सफिक्स IUM यूज करेंगे, अगर आपका न्यूट्रल लीगेंड है तो उसका सिंपल सोबर सा नाम होगा। क्लियर है? चलो ये हो गया। इसके बाद इसका क्या, किसका नाम करेंगे, इसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम करेंगे। अब सेंट्रल मेटल से पहले अब एक दो और अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया मैंने, इसके बाद ये एक और एग्जांपल समझाता हूं। देखो आपका एग्जांपल क्या है, देखो अगर आपके सामने लिखा है CO, ब्रैकेट के अंदर लिखा है NH2 CH2 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 NH2, ठीक है, और होल ट्वाइस ब्रैकेट और SO4 होल ट्राई, जैसे ये है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या चेक करना है, कैटायन कौन है, एनायन कौन है। आप सबको पता है ये सल्फेट माइनस होता है, ये एनायन होगा ऑब्वियसली, ये क्या होगा मेरा, एनायन होगा, और ये कैटायन होगा। अब कैटायन में सबसे पहले किसका नाम करेंगे, अगर आपका कैटायन कॉम्प्लेक्स स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो सबसे पहले लीगेंड का नाम करेंगे। अब ये लीगेंड क्या है, आप सबको पता है इस लीगेंड का क्या नाम है, इथेन 1,2 इथेन 1,2 डायमाइन, है ना, इथेन 1,2 डायमाइन, ये कॉम्प्लेक्स का नाम है। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स के नाम के आगे ऑलरेडी, इस कॉम्प्लेक्स में, इस लीगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई यूज कर रहा है। अगर कोई ऐसा लीगेंड है जिसके खुद के नाम में बाई, डाई, ट्राई यूज हो, तो इसके आगे ये कितना है, 2 है, तो इसके आगे कभी भी बाई मत लगाना, बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा इसके आगे, बिस लगेगा। क्या लगेगा, बिस लगेगा।
अगर ये 3 होता तो क्या लगता सर, ट्रिस लगता। अगर ये 4 होता तो क्या लगता, टेट्राकिस होता। ठीक है, तो ये जो प्रीफिक्स है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऐसा लिगेंड है एमपी, अगर आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड है, मतलब जिसके अंदर मोर देन वन अगर डोनर एटम है, तो उसके नाम में ऑलवेज बाई डाई ट्राई आएगा। अगर उस आपके लिगेंड के खुद के नाम में अगर बाई डाई आ रहा है, तो उसके आगे आप जब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये बताने के लिए आप बाई डाई नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बिस, ट्रिस, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका इस तरीके का कोई लिगेंड है तो कैसे नाम करेंगे, इथेन 1,2 डायमाइन। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? डन। अरे जो अवेलेबल है, जो पढ़ रहा है वो तो बता दो है, बाकी तो कुछ और ही कहानी चलती रहती है कहीं भी। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जब भी आप नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले किसका नेम करेंगे, कैटायन का। कैटायन अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर किसका नेम करेंगे अपन, सर कॉम्प्लेक्स के अंदर किसका नेम करेंगे, लिगेंड का, फिर सेंट्रल मेटल का। ठीक है, अब देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लिया था CrNH3 होल थ्राइस H2 होल थ्राइस Cl3। आपको पता है इसके अंदर ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा। अब सेंट्रल मेटल क्या है, क्रोमियम, दैट इज क्रोमियम लिख दिया, लिख दिया। अब सेंट्रल मेटल लिखने के बाद उसके ब्रैकेट में हमेशा क्या लिखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखते हैं अब वो मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, चलो इधर ही ले लेते हैं, कहां गया मेरा, ये रहा, CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस। ठीक है, ये है मेरा, और बाहर है Cl3। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो, ट्राई अमाइन, ठीक है, ट्राई एक्वा, कोई स्पेस नहीं देना इसके बाद। अब जब लिगेंड का नामकरण पूरा हो गया उसके बाद स्पेस देखिए क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम। अब क्रोमियम के ब्रैकेट में क्या लिखना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्या तरीका है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लो, एक्स मान लो। ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे चार्ज 0 प्लस 0, ये कितना है, Cl पे -1 चार्ज होता है, तो 3 Cl पे कितना होगा, 3 इंटू -1, टोटल चार्ज 0 होगा कॉम्प्लेक्स पे, तो इसको निकालोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, +3। तो रोमन नंबर पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, दैट्स इट, 3। तो इस तरीके से अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम करेंगे, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, फिर क्रोमियम, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, तो इस तरीके से इस स्क्वायर ब्रैकेट का नामकरण करेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लीगेंड का नाम करेंगे। अगर लीगेंड जो है बाइडेंटेड, डाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड है तो बिस ट्रिस वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद जब सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, अगर सेंट्रल मेटल कैटायन का पार्ट है तो डायरेक्ट उसका नाम क्रोमियम, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। अगर ये कैटायन है, एनायन होगा तो अलग रूल होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद ब्रैकेट में क्या रखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, यहां तक नाम में कोई दिक्कत है? इसके बाद अपन क्या करेंगे, काउंटर आयन का नाम रखेंगे। क्या करेंगे, इसके बाद अपन क्या करेंगे, काउंटर आयन का। अब काउंटर आयन का जब नाम करेंगे तो काउंटर आयन का नाम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो इसका नाम है वो लिख दो। क्या है, क्लोराइड है तो क्लोराइड, दैट्स, ट्राई बाई यूज नहीं करेंगे। तो ये क्लोराइड, जब भी अपन काउंटर आयन का नाम लिखेंगे तो डायरेक्टली बाई डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका नाम लिख देंगे क्लोराइड। क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो इस पूरे का नाम क्या हो गया, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, दैट्स इट। क्लियर, इसका नामकरण में कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है? कोई भी डाउट है किसी को? नो सर। चलिए अब एक दो और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या हो गया, अब मेरा इस तरीके का है। जैसे अब ये है एग्जांपल NiCl2, देखो मैं लिख के दिखाता हूं, NiCl2 PPH होल थ्राइस, ठीक है, PPH होल, PPH थ्राइस, PPH थ्राइस होल ट्वाइस। चलो इसका नामकरण करो, इस कॉम्प्लेक्स का नामकरण करो। ये भी एक लिगेंड होता है, इसका नाम बताता हूं, इसका नाम होता है फिनाइल, ट्राई फिनाइल फॉस्फेन, ट्राई फिनाइल फॉस्फेन। चलो अब बताओ इसका कोई नामकरण कर सकता है? NiCl2, सबसे पहले अभी तो इसमें चक्कर ही नहीं है, आपका कैटायन एनायन, ये कैटायन ही मान के चलो। सबसे पहले लिगेंड का नाम करो, फिर सेंट्रल मेटल, फिर उसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या है, ये ट्राई, ये क्या है, क्लोरो है, डाई क्लोरो है। क्या है, डाई क्लोरो। तो देखो ये क्या है, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन है, ये डाई क्लोरो है, तो ऑब्वियसली क्लोरो वाला पहले आएगा। तो इसका नाम क्या करेंगे, देखना, डाई क्लोरो। फिर उसके बाद ये देखो ये चीज दो बार रिपीट हो रही है, तो इसका क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे, क्या, बिस, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर निकल करेंगे, निकल।
एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये बिस वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि इसके अंदर खुद के नाम में क्या आ रहा है, ट्राई आ रहा है। तो अगर किसी भी लिगेंड के खुद के नाम में बाई ट्राई आ रहा है, तो अगर वो जितनी बार रिपीट हो रहा है वो डिपेंड करता है। अगर ये 3 बार रिपीट होता तो ट्रिस लगता, ना कि ट्राई। क्लियर है, ये नोट करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो डन। चलिए अब एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। उससे पहले एक और एग्जांपल ले लो। जैसे अभी तो ये था मेरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स कैटायन है। अब ये कॉम्प्लेक्स अगर एनायन बन जाए, जैसे ये एग्जांपल है, जैसे ये है। अब एग्जांपल देखो, फिर लिखता हूं K2ZnOH होल 4। अब ये मेरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? अब देखो इस केस में क्या हो गया, इस केस में सब चीज बदल गई। इसके अंदर कैटायन क्या हो गया मेरा, ये हो गया, ये कैटायन हो गया, पोटेशियम वाला जो है वो कैटायन हो गया। और ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, एनायन हो गया। ये क्या हो गया, एनायन हो गया। तो सबसे पहले किसका नाम करेंगे, काउंटर, ये कैटायन वाले का वर्ड, इसका नाम क्या है सर, पोटेशियम। सीधा लिख दो बस इसका, डाई ट्राई नहीं लगाते। जब भी ब्रैकेट के बाहर आते हैं उसमें डाई ट्राई नहीं लगाते, पोटेशियम, दैट्स इट। उसके बाद स्पेस देंगे, फिर नाम करेंगे इस स्फीयर का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितना है, 4 बार है OH, तो टेट्रा हाइड्राइडो, हाँ या ना। अरे OH माइनस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। कहां गई वो लिस्ट, देखो, हाइड्रोक्सो, OH माइनस, ये रहा हाइड्रोक्सो, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो लिख दो, दैट्स इट। लिखो टेट्रा हाइड्रोक्सो, है ना। फिर अब देखो इस केस में डायरेक्टली आपको वर्ड जिंक यूज नहीं करना है। अब डायरेक्ट जिंक मत लिख देना। इस केस में अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये अगर आपका एनायन है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है, उस केस में सेंट्रल मेटल के लास्ट में सफिक्स यूज करेंगे ATE, जिंकेट। ये दूसरे पेन से लिख देता हूं अगर क्लियर नहीं है तो। इस केस में क्या सफिक्स यूज करेंगे, जिंक ATE। क्यों, क्योंकि इस केस में आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, एनायन है। फिर ब्रैकेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको सॉरी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जिंकेट के अंदर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। निकाल सकते हो, नहीं सर देखो पोटेशियम का होता है +1, तो 2 × +1, हाँ या ना। प्लस जिंक का x मान लिया, एक OH का -1 है, तो 4 OH से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर 0 कर दिया, तो 2 + x - 4 बराबर 0। x की वैल्यू आ जाएगी +2, तो इधर 2 लगा, दैट्स इट। ये पूरा इसका नाम हो गया। क्लियर है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। तो क्लियर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर आपका कैटायन होगा तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल का नाम एज इट इज। अगर ये आपका कैटायन तो जिंक, बट ये वाला पार्ट अगर एनायन है तो सेंट्रल मेटल के आगे सफिक्स क्या यूज करेंगे, ATE। तभी ये बता रहा है। अगर आपको ये ना बता के ये बताऊंगा तो इससे आप ये इजीली बना लोगे। क्लियर है, डन। कोई भी डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है अभी तक? IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लियर है कि अगर आपको कोई भी IUPAC का अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया, उसका IUPAC नेम कर दोगे? क्लियर है। हाँ आयुष, अगर ये कैटायन होता तो डायरेक्ट जिंक लिखते, फिर जिंकेट नहीं लिखते। अभी जैसे क्रोमियम लिखा था, अगर आपका क्रोमियम वाला पार्ट अगर दूसरे में होता तो क्रोमेट लिखते। अब आगे एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो आओ एक एक एग्जांपल के तौर पे करते हैं। जैसे ये रहा, देखो कोबाल्ट अमोनिया होल 4.H2O.Cl, और इसके बाद आपका लिखा है Cl2। जब इसका नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, फिर इसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकाल लेंगे 3 और स्पेस देके क्लोराइड, दैट्स इट। क्लियर है। तो इस तरीके से अब देखो कोबाल्ट क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कैटायन है। तो जब भी अपन काउंटर आयन का नाम लिखते हैं तो स्पेस देते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट देखो के, ये देखो नेक्स्ट K3, आपको करना है ये नाम K3AlOX होल थ्राइस। चलो इसका नामकरण करो। चलिए किसका आ गया जवाब, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनियम 3। अमृत का आ गया है, आयुष का आ गया है।
तो बाकी अलग ही चल रहा है, डिस्टर्ब हो गया। चलिए, चलो सबसे पहले क्या है, जो भी कैटायन है, ये रहा मेरा कैटायन है, आप सबको पता है इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम। लिख दो इसका नाम पोटेशियम। फिर स्पेस, इस पूरे का नाम देखो, ट्राई ऑक्सैलेटो, ट्राई, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका कितना होता है, -2 होता है, इसका -2 होता है, इसका एक्स मान लो, इसका कितना हो गया, +1, तो 3 + x -6 बराबर 0, x बराबर +3, तो 1 2 3, दैट्स इट। ये जिसका भी आंसर है सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो, चलो कोई भी डाउट है किसी को, यहां तक किसी को कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक और कर लेते हैं, जैसे इस तरीके कुछ आया, जैसे क्रोमियम Cr.H2O H2O, फिर इसके बाद है Cl2, फिर ब्रैकेट, फिर Cl.2H2O। चलिए बताइए, इसका नामकरण करेंगे, ठीक है, ये करिए सब लोग, इसका नामकरण करो, इसका नामकरण करो। हाँ बताओ, आंसर बताओ यार। हाँ अरे छोड़ो, अरे कर देंगे, ब्लॉक ब्लॉक करके कोई फायदा नहीं है यार, आप जो आंसर, जिसको पढ़ना है वो आंसर करिए, ठीक है, प्लीज। मैं तो ये कहूंगा जिसको पढ़ना है वो प्लीज आंसर करिए, थोड़ा अलग हटके हैं क्वेश्चन। चलो, अब देखो इसको कैसे नेमकरण करेंगे। सबसे पहले ये .2H2 देख के थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है, तो इसको डाइवर्ट नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है माइंड को, इसको छोड़ दो अभी 2 मिनट के लिए। इस पूरे का तो आता ही है आपको, कैसे सर, इसका एक्वा है, इसका क्लोरिडो है, तो क्या है, टेट्रा, जी सर, टेट्रा एक्वा, ठीक है, डाई क्लोरिडो, हाँ या ना, जी सर। ये क्रोमियम, स्पेस देखिए, क्रोमियम, फिर इसका, आप क्रोमियम, सॉरी स्पेस नहीं देना, ये क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ये Cl-1, ये -1, ये 0, इसका x मान लो, कर लो, x + 0 + -2 है ना, माइनस प्लस -1 बराबर 0, तो x इक्वल टू +3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लोगे, +3। फिर क्लोराइड, फिर स्पेस देखिए, क्लोराइड, यहां तक तो आप सबको पता है, ये तो नेम आपने कर ही दिया होगा, हाँ या ना, देखो यहां तक तो आप सबने नेम कर दिया होगा। अब अगर 2H2 है तो इसको हाइड्रेट मॉलिक्यूल बोलते हैं, वाटर क्या बोलते हैं, हाइड्रेट, तो 2 है तो डाई हाइड्रेट यूज कर लो, क्या वर्ड यूज कर लो, डाई क्लोराइड, डाई हाइड्रेट, डाई हाइड्रेट, ये डाई हाइड्रेट वर्ड नया है, क्लियर है। अगर इस तरीके का कोई नेम नॉमेनक्लेचर आता है तो ये नेम होगा, ठीक है, कंपेयर कर लेना, क्लोराइड तक तो सब बच्चों का सही होगा, डाई हाइड्रेट यूज कर लेना वर्ड, क्लियर है। चलिए, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। हाँ CFT सत्यम अभी आएगी ना, आज ही कंप्लीट करा रहा हूँ यार, कंप्लीट टेंशन क्यों ले रहे हो, बस पढ़ते चलो, जो 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 करा रहे हैं उस पर ध्यान दो, आज पूरा चैप्टर कराना है तो सब चीज करानी है, अब VBT आएगी, फिर CFT आएगी, फिर आइसोमेरिज्म आएगा, जो IUPAC वाली चीज है वो तो पढ़ लो। चलिए ठीक है, अरे क्या हो गया,
क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कई बार क्या होता है, आपको फॉर्मूला देगा और आपको अभी तक तो फॉर्मूला दिया अपन ने, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया। अब उल्टा होगा, अब क्या करेगा, आपको आईयूपीएसी नेम देगा और फॉर्मूला पूछेगा। जैसे ये एग्जांपल देखो, टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 और क्लोराइड लिख दिया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। देखो कैसे करेंगे, देखो टेट्रामाइन मैं लिख देता हूं, टेट्रामाइन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, डाई एक्वा कोबाल्ट, डाई एक्वा कोबाल्ट ब्रैकेट में 3, जी सर, स्पेस क्लोराइड। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है, ये छोड़ के मत आना, फ्री के मार्क्स होंगे। देखो सबसे पहले आपको पता है जो भी सर पहले नेम होगा ये कैटायन होगा, हाँ या ना, तो लो ब्रैकेट के अंदर बना देते हैं, और बाहर जो होगा वो एनायन होगा। क्लोराइड मतलब तो Cl, कितने हैं ये नहीं पता, ये कैसे पता चलेगा वो बताने वाला हूं। देखो टेट्रा अमाइन तो NH3 है 4, टेट्रा अमाइन। डाई एक्वा मतलब वाटर कितने हैं सर, 2। कोबाल्ट ये है कोबाल्ट, क्लियर है। अब देखो इस कोबाल्ट है, कोबाल्टेट होता तो पता होता कि ये वाली स्पीसी क्या है, ये वाली स्पीसी एनायन है। सिर्फ कोबाल्ट है मतलब ये पूरी स्पीसी क्या है, कैटायन है। इधर प्लस चार्ज लिख लो, प्लस कितना ये नहीं पता, माइनस कितना ये भी नहीं पता। आपको ये तो पता है क्लोरीन -1 होता है, हाँ सर ये तो पता है सर। अब देखो इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है +3, ये कितना दे रखा है आपको सर, +3। आपको पता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे +0 चार्ज होता है, इस पे भी +0 चार्ज होता है, तो टोटल इस ब्रैकेट पे क्या +3 चार्ज आएगा या नहीं आएगा, जी सर। और इस पे -1 है। अब क्या करना है, बस इसके चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। देखो इधर आएगा CO ब्रैकेट NH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस, ये लिख दिया, ब्रैकेट बंद। फिर ये 3 Cl के नीचे लग दो, बस दैट्स इट, ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। हो गई ट्रिक, ये देखो सिंपल। क्या करना है, इस ब्रैकेट का फॉर्मूला जो ब्रैकेट पे चार्ज है उसको इस क्लोरीन के नीचे लिख दो, दैट्स इट। और इस क्लोरीन पे जो चार्ज है उस ब्रैकेट के इधर लिख दो, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ यू विल फॉर्मुलाइज दिस। आईयूपीएसी नेम दे रखा है तो फॉर्मुला बना लोगे, फॉर्मुला दे रखा है तो आईयूपीएसी नेम। एक थम्स अप दे दो अगर क्लियर है, या और एग्जांपल करना चाहते हो एक आधा तो पूछ बताओ, क्लियर है? क्लियर है सर? अगर दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो तो एक ही में, हाँ अभी करते हैं वो एग्जांपल भी करते हैं, अभी करते हैं वो भी। चलो वेरी गुड, एक और, चलो एक बच्चे ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल पूछा है, मैं हर बार मोस्टली कराता भी हूं एग्जांपल। एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूं फिर तुम करके दिखाना, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछता हूं, डाई क्लोरिडो बिस, डाई क्लोरिडो, एक ये करके दिखा दो, समझ जाएंगे, समझ में आ गया। बिस इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है, डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन प्लेटिनियम 4 नाइट्रेट, प्लेटिनियम 4 नाइट्रेट। चलो इसका फॉर्मुलाइजेशन करके दिखा दो, फिर जिस बच्चे ने दो वाला पूछा मैं दोनों वाला करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाओ। चलो हाँ एक और एग्जांपल है, हाँ करिए। देखो फिर आ गया यार ये। चलो तो दिव्या का आंसर आ गया। और एक और बच्चे का आ गया, ये क्या है मिस्टर ईश्वर, ये के कहां से आ गया, प्लेटिनियम में के कहां से आ गया यार, पोटेशियम होता है के तो, प्लेटिनियम तो पीटी होता है। चलो अब देखो इसका करो यार, ये तो करने लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये पूरा क्या है आपका, कैटायन है, ये एनायन, नाइट्रेट मतलब होता है NO3-, ठीक है, ये नाइट्रेट होता है, ये बता दिया। अब इधर आ जाओ, डाइक्लोरिडो लो, डाइक्लोरिडो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, डाइक्लोरिडो बिस। अब ये पूरा आपको पता है क्या होता है, इथेन 1,2 डायमाइन को क्या EN भी लिखते हैं कई, है ना, EN भी लिख सकते हैं। बिस मतलब 2, जी सर। उसके बाद प्लेटिनियम मतलब PT, दैट्स इट, ब्रैकेट बंद कर दिया सर, बंद। नाइट्रेट NO3-। अब इस पूरे पे कितना चार्ज आएगा वो निकाल लो। देखो ये 4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, +4 दे रखा है। क्लोरीन का कितना होता है, -1, तो 2 क्लोरीन का -2। इथेन 1,2 डायमाइन ये क्या होता है, इथेन 1,2 डायमाइन का 0, सर 0 लीजिए 0, तो इस पे टोटल चार्ज +2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चार्जेस, दैट्स इट। तो PtCl2En होल ट्वाइस ब्रैकेट बंद NO3 होल ट्वाइस, दैट्स इट। ये आंसर है आपका, ये वाला, ठीक है। मैं चेक क्रॉस चेक कर लीजिए, समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप दे दो फिर आगे बढ़े, है ना, NO3 होल ट्वाइस। देव वेरी गुड, देव का सही है, देव का सही है, ठीक है।
कौन हो भाई? ठीक है, ओके। चलिए, अब एक एक बच्ची पूछ रही थी सवाल कि अगर दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए वो भी करवा देते हैं। देखो, दो कॉम्प्लेक्स वाला करते हैं हम। चलो देखो, Ag Cl2, हाँ चलो, इसका अब देखो, अब दो कॉम्प्लेक्स दिए, इसका नामकरण कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? देखो सर, इस केस में आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, कैटायन कौन है, एनायन कौन है, बस यही करना है। देखो, सिल्वर पे आपको पता है +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -2 हो गया, तो टोटल इस ब्रैकेट पे -1 चार्ज आ गया। इधर आ जाओ, इधर चेक कर लो, इस पे सिल्वर पे +1 चार्ज है, NO3 पे -1 चार्ज है, तो टोटल चार्ज 0 हो गया। तो ये एनायन स्पेसी हो गई, और ये मेरी कंपैरेटिवली क्या हो गई सर, न्यूट्रल या कैटायन। तो पहले इसका नामकरण करेंगे, फिर इसका नामकरण करेंगे। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स आता है तो टोटल चार्ज निकाल लो। अब ये सिल्वर की जगह कुछ और भी दे सकता था, जैसे एल्यूमिनियम दे देता, जैसे यहाँ एल्यूमिनियम देता Al NO3 होल थ्राइस, ऐसे दे देता तो भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया मेरा IUPAC कंप्लीट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? VBT करते हैं। ठीक है, अब VBT बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको क्या समझाती है? VBT हमें ये समझाती है कि ये जो सेंट्रल मेटल है, ये क्या करता है, लीगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो लीगेंड क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस बेस की तरह। और सेंट्रल मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये किसी तरह करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब अगर ये जो सेंट्रल मेटल है लीगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसके पास क्या होना चाहिए, जगह होनी चाहिए ना, जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। तो दिस इलेक्ट्रॉन, दिस सेंट्रल मेटल विच आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लीगेंड शुड हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। हाँ या ना? वेकेंट डी ऑर्बिटल हो गए, उस वेकेंट डी ऑर्बिटल जहां पर लीगेंड के इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, उनको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अभी तक जितना भी अपन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, उसके अंदर क्या कर रहे थे, एक ऑलरेडी अगर मेटल है या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेटल के पास, तो दूसरा वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इस केस के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में आपको टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या चाहिए, वेकेंट। क्यों सर? क्योंकि जितना भी डोनेशन होता है वो लीगेंड के थ्रू होता है। तो इस एक बॉक्स के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लीगेंड देगा। इसीलिए अपन VBT इन केस ऑफ जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, उस केस में अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल को कंप्लीटली वेकेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंप्लीटली वेकेंट। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? तो अगर अपन को सेंट्रल मेटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना है, तो मुझे सेंट्रल मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल या वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। क्लियर? अब आगे वन बाय वन अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। उससे पहले जो लीगेंड होता है उसको मैंने तीन तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। कैसे कैसे? पहला एक होता है स्ट्रॉन्ग लीगेंड, या जिसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड भी कहते हैं। दूसरा होता है एवरेज लीगेंड। एवरेज लीगेंड वो लीगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल की कंडीशन पे, कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कई लीगेंड को कई बार स्ट्रॉन्ग और कई बार वीक दोनों की तरह बिहेव करना पड़ता है। तो एवरेज लीगेंड ऐसे होते हैं। और एक होता है वीक लीगेंड, जो कि वीक फील्ड लीगेंड के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इसकी एक एक स्पेशलिटी क्या होती है वो मैं बता देता हूं। अगर अपन बात करें स्ट्रॉन्ग लीगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की, ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं? गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। बट VBT के अंदर एक बात ध्यान से समझ लो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है ना, अगर आपका लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, वो क्या करेगा, सेंट्रल मेटल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, पेयर कर देगा। तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या करते हैं, दे पेयर दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर अपन को VBT समझना है तो अपन को ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड की प्रेजेंस में सेंट्रल मेटल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके की होती है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर CO, CN, अमोनिया, ये सारे क्या होते हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होते हैं। एवरेज लीगेंड क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की तरह एक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे NO2 H2O, जैसे NH3। अमोनिया देखो कई बार स्ट्रॉन्ग करता है, कई बार एवरेज करता है। जैसे HCN- या इथेन 1,2 डायमाइन, ये क्या है, मेरे एवरेज लीगेंड है। वीक लीगेंड क्या होते हैं, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और वीक लीगेंड की प्रेजेंस में सेंट्रल मेटल के जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर अप नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। एग्जांपल, सारे जो हेलोजेंस होते हैं वो वीक लीगेंड्स होते हैं। और S2- और एक HCN-, ये भी क्या होता है, वीक लीगेंड होते हैं। तो
तो लिगेंड्स के टाइप पे अपन हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे। तो वीबीटी की हेल्प से मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाऊंगा, और हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी की हेल्प से अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और कलर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है यहां तक? एवरेज वाला क्या पता, क्या पेयर, क्या मतलब? अरे यार, क्लियर है? देखो नेहा, जब भी अपन पेयरिंग कराएंगे, जब अपन आगे जाके मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब अपने आप आपको समझ में लग जाएगा किस केस में पेयरिंग करानी है, किस में नहीं करानी है ना। बहुत ध्यान से चीजें समझना। अब एक एक करके अपन एग्जांपल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वीबीटी से अपन क्या क्या निकालेंगे? सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। आप सबको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मुला होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। इसकी हेल्प से एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो वीबीटी की हेल्प से अपन क्या क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा भाई, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, या कलर्ड है या कलरलेस है, ये सब चीजें अपन वीबीटी की हेल्प से निकालेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से शेप क्या क्या है, ज्योमेट्री क्या आती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये पूरी लिस्ट है। अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप आएगी लीनियर, sp2 है तो ट्राइगुलर प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, dsp3 है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, या d2sp3 है तो भी ऑक्टाहेड्रल। ये आपको याद होगी, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे पेज, है ना, इस पूरे टॉपिक का। ठीक है, चलिए अब अपन करते हैं स्टार्ट अपने हाइब्रिडेशन निकालना। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन NiCN4 2-। चलो स्टार्ट करें। NiCN4 2-, ये आपको दे दिया कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का अपन को वीबीटी की हेल्प से सब चीजें एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले इसका मैं अगर आईयूपीएसी नेम आपसे पूछूं तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? चलिए सब लोग मेरे साथ करेंगे। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? सर टेट्रासाइनाइडो, टेट्रासाइनाइडो। जी सर। निकल नहीं सर, ये क्या है? एनायन है। जब ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन होगा तो क्या होगा? निकलेट। वेरी गुड, निकलेट। और ब्रैकेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कर दो, कितना होगा? ये क्या x मान लो, -4 बराबर -2, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, ये आईयूपीएसी नेम हो गया। क्लियर है? अरे क्या हो गया यार, सर प्लीज बता दीजिए, ओनली वन शॉट में हो जाए। हाँ बिल्कुल, आज वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है। अब मुझे लगता है कई बार लाइव आने में मुझे ऐसा लगता है कि इतने कैसे कैसे फालतू फालतू बच्चे भी आते हैं ऑनेस्टली, जिनका बोर्ड अगर, या तो हो सकता है इनका एग्जाम नहीं है, या ये बच्चे ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये इधर उधर से सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं। तो जो भी सिंसियर स्टूडेंट पढ़ रहा है वो इधर डिस्ट्रैक्शन दूर रखे, अपना मेरे पढ़ाई का ध्यान दे। मेरे पास इतनी कोई लंबी चौड़ी टीम नहीं है, हम ये 2-3 टीचर पढ़ाते हैं, और हम लोग अगर ब्लॉक करने अनब्लॉक करने में लग जाएंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वी डोंट हैव अ टीम ऑफ 100 पीपल जो ये सभी चीज करती रहे। ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ रहा है, भले इनमें से 2-3 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। मैं आप जितने आप डिसअपॉइंटेड है उतना मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ ये सब देख के, बट अपने डिसअपॉइंटेड से होगा नहीं है, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है, पहले मुझे लगता था ये बच्चे ही हैं, तो कई बार ये बच्चे नहीं होंगे, ये कहीं इधर उधर से फालतू लोग आते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही आए हैं कि भाई यहाँ पे कोई पढ़ा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, तो उसको रोके, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ना आपको ना हमें। बट आप अपन, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो कल भी आके पढ़ाऊंगा, परसों भी पढ़ाऊंगा, बट आप लोग भी अपना डिटर्मिनेशन सॉलिड रखिए और अपने पढ़ाई कीजिए अच्छे से, है ना। अब ये देखो कौन है यार, ये हर्षित शर्मा, इसको ब्लॉक करो सबसे पहले। कौन है ये? चलो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। ये इसका हो गया आईयूपीएसी नेम। अब आईयूपीएसी नेम के बाद दूसरी अपन इसमें चीज निकालते हैं, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल दिया, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल दिया, आईयूपीएसी नेम भी निकाल दिया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा। अगर सेकंड पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कोई बता सकता है कितने है? सर 4 CN है, तो 4 डोनर एटम है, 4 CN माइनस, मतलब 4 डोनर एटम है, तो इसका मतलब देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा अपना? 4। हाँ या ना? कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लिया अपन ने। आगे मूव करें, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और यहां से आ गया इंपॉर्टेंट चालू। अब मैं जो पढ़ाऊं उसको बहुत ध्यान से समझना, ये बात आ गई इंपॉर्टेंट, यहां से अपना इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो गया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल। हाइब्रिडाइजेशन, अब देखो जो भी बच्चा गौर से सुनना, निकल जो होता है आप सबको पता है, NiCN, NiCN4 में निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो निकल की
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +2 है? जी सर +2 है, हाँ या ना? अगर +2 ऑक्सीडेशन है स्टेट है इसकी, इसका मतलब अगर मैं इसका वो लिखूंगा इसकी, तो निकल का क्या होता है? आर्गन 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ या ना? और निकल +2 की कितनी होगी? 28 होता है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर। आर्गन 3d8 4s0 होगा या नहीं होगा? जी सर, क्लियर है। अब देखो, अब यहां से समझना चालू करना। 3d8 है, क्या है अपना? 3d8। अब बहुत ध्यान से पढ़ना सब बच्चों। 3d8, अब d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, s में एक ही होता है, हाँ या ना? लो s बना दिया। ये मेरा 3d8 बना रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये 4s0, ये 4s0 है। 3d में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने जा रहा हूं, देखो कैसे सर? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया नहीं? 3d8 4s0। अब देखो यहां तक क्लियर है सबको? अब क्या है, आप सबको पता है मेरे पास कितने हैं? 4cn माइनस है, कितने? 4cn को इसको अकोमोडेट करना है, किसको? निकल को। अगर इसको 4cn अकोमोडेट करना है तो कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए? सर 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए। अब आप सबको पहली बात तो मैं ये बता देता हूं, जो Cn होता है ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, हाँ या ना? देखो मैंने एग्जांपल में कराया था, जब मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एग्जांपल बताया था तो क्या बताया था कि Cn क्या होता है? कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है? तो Cn विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और नॉट? जी सर। और इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा क्या सर? ये पेयरिंग हो जाएगी, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उसके क्या होगी? पेयरिंग हो गई। लो आ जाओ पेयर करा देते हैं। तो अभी तक तो ये क्या था? निकल +2 है। जैसे ही निकल किसकी प्रेजेंस में आएगा? Cn की प्रेजेंस में आएगा तो क्या होगा? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या हो जाएगी? सर पेयरिंग हो जाएगी। आ जाओ पेयरिंग करा देते हैं। लो 1 2 3 4 8 हो गया। इसका मतलब सर आपने क्या किया? एक तो d का ऑर्बिटल खाली निकाल दिया, s का तो ऑलरेडी खाली था, हाँ या ना? ये लो s का खाली था, ठीक है सर, एक s का खाली है। अब देखो आप सबको पता है 4s के बाद क्या आता है सर? 4p आता है। और p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं सर? 3 होते हैं या नहीं होते? 3 खाली डब्बे बना दो, 3 खाली डब्बे। लो 1 2 3। अब देखना, ये d हो गया, ये s हो गया, ये p हो गया या नहीं हो गया? कितने Cn अकोमोडेट करना है? 4 Cn। तो एक Cn तो यहां आ जाएगा, जी सर, एक Cn यहां आ जाएगा, और 2 Cn कहां आ जाएंगे मेरे? यहां, और एक यहां। तो इसका मतलब कितने क्या क्या डब्बे यूज किए अपन ने? एक तो d का डब्बा यूज किया, एक s का किया, और 2 p के किए। तो इसका मतलब NiCN होल 4 के अंदर जो निकल है, सेंट्रल मेटल है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? DsP2 आई या नहीं आई? क्लियर है? अगर अपन को ये नहीं पता होगा ना पेयर कराना है तो अपन गलत कर देंगे। क्या आई हाइब्रिडेशन? DsP2। पहला सवाल हाइब्रिडेशन क्या है। दूसरा सवाल, ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है या आउटर डी कॉम्प्लेक्स है? आप सबको पता है पहले एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, पर इस हाइब्रिडाइजेशन में पहले डी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है। ये भी सवाल आता है, ये क्या है? इनर डी कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया नहीं आया? जी सर। अब जब पेयरिंग हो जाए, क्या? जब लिगेंड आ जाए या जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुके हैं, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? DsP2 बन चुके हैं, उसके बाद काउंट करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? सर 0 आ गए। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? सर 0 आ जाएगी। इसका मतलब कैसा होगा मेरा मैग्नेट? कैसा होगा मटेरियल? डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर है? अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ये कंपाउंड कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? सर कलर्ड होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है, तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? कलरलेस होगा। क्या होगा बच्चों? कलरलेस होगा। क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन, इनर डी, मैग्नेटिक मोमेंट 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डायामैग्नेटिक और कलरलेस, कितने सारे पॉइंट निकाल लिए। डन। आदित्य जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स है उसको एक बार रिवाइज कर जाना, वाइवा के लिए कोई टॉपिक पूछे तो वही टॉपिक बताना जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल दी बेस्ट। क्लियर है? सर 3D बाद में आना चाहिए। अरे आस्था बच्चे, पहले 3D में फिल होता है, फिर 4S में होता है ना? ठीक है, चलिए। बिल्कुल, मेरी ब्लेसिंग सब बच्चों के साथ है। जो जो पढ़ने वाला है उन सबके साथ मेरी ब्लेसिंग है, और जो नहीं पढ़ने वाला है उनके लिए बहुत ज्यादा दुख है कि अभी भी नहीं पढ़ रहे, तो अब क्या करोगे यार। ठीक है, अब तो बहुत कम टाइम बचा है। कोई भी डाउट है? कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? कलरलेस होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? मधु, इनर डी और आउटर डी निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो आपको, मुझे तो बचपन में ही पता था, SP D ऐसे होता है। अब देखो, डी अगर SP से पहले लिखा है तो इनर डी, ये डी अगर SP के बाहर लिखा हो तो आउटर डी। सिंपल। क्लियर? चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। क्लियर है? कोई भी डाउट है किसी को? तो ये हो गया मेरा। एक आप करोगे या मैं करूं? अगला आप करोगे सब चीजें? चलो, ये सारा मैंने लिख दिया, नोट्स में मिल जाएगा, है ना?
सारी चीजें नोट्स मिल जाएगी, कलर है कलरलेस है। चलो अगला एग्जांपल देखो, अगला बहुत अच्छे से एक और एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल है सेकंड, देखो NiCl होल 4 2 माइनस। चलिए ठीक है, इसका नामकरण करो फटाफट फटाफट, एक एग्जांपल जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए करिए, या एक काम करते हैं, ये रहने दो, ये तो इजी होगा, ये तो सब कर देंगे, ये कर दोगे ना, ये तो सब कहां गया यार। टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा। सर मान लो केमिस्ट्री 30% सिलेबस हुआ है तो ट्यूशन आ सकता है क्या? ये कौन आ गया, ये कौन है भाई? सर मान लो मेरा केमिस्ट्री में 30% सिलेबस हुआ ही तो मैं आ सकते हैं। अगर पूरा नहीं होगा, अगर 30% सिलेबस हुआ है तो 80% अभी तो कैसे आएंगे? जब तक सिलेबस कवर नहीं करोगे तब तक कैसे आएंगे विवेक? अगर तुम जेन्युइन सवाल पूछ रहे हो तो बढ़िया है, टाइम पास कर रहे हो तो मुझे बुरा लगेगा अगर तुम ये फालतू का टाइम पास कर रहे हो मुझसे। ठीक है चलो, ठीक है चलिए, सब बच्चों ने निकाल लिया, मैं निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे। इसका नामकरण क्या होगा? देखो इसका नाम है सर टेट्रा, जी सर। क्लोरिडो, जी सर। फिर निकलेट, जी सर। फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 2, क्योंकि इसका निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे? x प्लस 4Cl है तो 4 इंटू -1 बराबर -2, तो x -4 बराबर -2, तो x बराबर आ गया +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +2। इसका मतलब निकल जो है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, हाँ या ना? कितने हैं इसके अंदर? 4 लिगेंड है, 4Cl- है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। चारों यूनिडेंटेड है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्या? निकल के हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, आप सबको पता है। निकल +2 अभी मैंने बताया था क्या होगा? आर्गन 3d8 4s0, अभी बताया था जस्ट, हाँ या ना? जी सर। 3d8 4s0 बना दो, डी के 5 डब्बे बना दिए, जी सर। और एस का 1 डब्बा बना दिया, जी सर, बना दिए। लो 1 2 3 4 8, 3d8 लगा दो, 8 फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दिए। अब देखो ये तो था नॉर्मल, अब जैसे ही 4Cl- आएंगे तो ये चारों Cl क्या है मेरे? आपको मैंने बताया था जितने भी हेलोजन होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। चारों क्या है? वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड विल नॉट पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वीक लिगेंड के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि सर वो चारों को वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर दे। तो ये क्या रहेगा? ये जो सिचुएशन है मेरी, ये क्या रहेगी? एज इट इज रहेगी, क्योंकि इट विल नॉट पेयर दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? जी सर, इट विल नॉट पेयर दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब ये आ गया मेरा S, और S के बाद क्या आता है आप सबको पता है? P। अब देखना बहुत ध्यान से, ये आ गया मेरा S, ये आ गया मेरा P। P में कितने डब्बे हैं? P में कितने डब्बे हैं? 3। चलो अब देखो, जो 4Cl- को कितने खाली डब्बे दिए? 4। तो पहले ये D के पास कमरा लेने आएगा तो बोलेगा नहीं हमारे पास तो खाली ही नहीं है, आधा आधा रूम मैं लूंगा नहीं, तुम पेयर करा नहीं सकते, तो इट विल मूव विथ S। तो S ने एक Cl को S ने अकोमोडेट कर दिया, ये लो, और 3Cl को इसने अकोमोडेट कर दिया, हाँ या ना? तो एक Cl यहां आ गया और 3Cl यहां आ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई मेरी बच्चों? sp3। वेरी गुड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? जी सर, sp3 हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद sp3 बन गया, sp3 बनने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 2, क्योंकि 1 इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? √n इंटू n+2, निकाल लो कितना गया? 4 2 जा 8, √8 आ जाएगा, हाँ या ना? 2.56 या जो भी आएगा, √8 आ गया। इसका मतलब ये मैग्नेट क्या, ये क्या होगा? मटेरियल पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में मेरे कलर अपीयर होगा, तो कलर्ड होगा। क्या होगा? कलर्ड होगा। ठीक, क्लियर है? ये रहा वीबीटी का जादू, हर चीज निकाल लोगे, हाँ या ना? अबे यार, क्लियर है? हाँ देव, हाँ सही है, क्लियर है। आयुष ये तो देखो, अभी मैंने कहा था आपको, लिस्ट बताई थी, एक लिस्ट अभी शेयर की है, उससे पता लगेगा। दूसरा अभी एक दो एक्सेप्शन भी कराऊंगा, जहां अपना स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, वो बताऊंगा। ठीक है? हाँ अंकित, क्या अंकित पूछो। अनिकेत क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं, इसमें आउटर डी तो डी है ही नहीं, तो इसमें आउटर इनर की तो बात ही नहीं होगी। कौन पूछ रहा है आउटर इनर? नेहा, इसमें डी है ही नहीं बच्चे, तो आउटर और इनर की तो बात ही नहीं होगी। हाँ अनिकेत पूछो, क्या पूछ रहे हो एक बार? सर ये कौन?
हाँ हाँ, टाइम है, पढ़ाई करो विवेक, सब हो जाएगा। ठीक है, अगर चलो नेक्स्ट, अब देखो एक अब अच्छा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ले लो, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। NiNH3 होल 6 2 प्लस। NH3 क्या होता है, मैंने आपको बताया था, NH3 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। पर ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, ये मैं कराता हूं। देखो NiNH3 होल 6 2 प्लस, हेक्सामाइन निकल 2, इसका निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर निकल का +2 आएगा। हाँ ना, निकल का +2 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। अब इस केस में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, बहुत बढ़िया है ये सवाल। देखो आप सबको बताया निकल +2 है जी सर, निकल +2, इसमें रखो क्या आएगा, आर्गन। देखना 3D8 4s0, बहुत ध्यान से समझना ये चीज। अब 3D8 4s0 है। अब अगर 3D8 4s0 तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास 6 अमोनिया क्या आएंगे, 6NH3। 6 अमोनिया को अकोमोडेट करना है। अमोनिया आपको पता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो होगा क्या, ये D के 8 आ गए। देखना बहुत ध्यान से समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये S आ गया और ये आ गया मेरा P भी बना लेते हैं, जब P की तो जरूरत पड़ती है सर। ठीक, ये है मेरा 3D, 1 2 3 4 4s और 4p। अब देखना बहुत ध्यान से बच्चों, 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, 6 अमोनिया देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैं भी यही करूंगा, तुम भी यही करोगे, पेयरिंग करा देंगे। करा दी पेयरिंग, चलो सर पेयरिंग करा दी, यहां पेयरिंग करा के लिख दिया। अब देखना बहुत ध्यान समझना, पेयरिंग करा के मैंने यहां लिख दिया 1 2 3 4, पेयरिंग कराए, हाँ सर कराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयरिंग करा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है, पेयरिंग होती है। डी जी सर। अब देखो कितने अमोनिया है, 6 अमोनिया है, तो ये 3D के पास एक अमोनिया आएगा, आ गया सर, एक अमोनिया 3D के पास आ गया। S के पास एक अमोनिया आएगा, लो सर आ गया, एक अमोनिया आएगा। एक अमोनिया यहां आ गया, बहुत ध्यान से देखना, एक अमोनिया यहां आ गया। और इस P के पास कितने अमोनिया आएंगे सर, 3 आएंगे, 1 2 और ये 3, ये 3 अमोनिया आ गए, 1 2 और 3। अब बहुत ध्यान से समझना, काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5, 5 अमोनिया है। अभी एक और अमोनिया अकोमोडेट करना है। अब इसका मतलब एक और खाली डब्बा चाहिए। 4p के बाद क्या आता है, 4p के बाद आता है सर क्या, 4d। क्या आता है बच्चों, 4d। आ जाओ, अब 4d का डब्बा बना रहा हूं मैं, ये लो 4d। बहुत ध्यान से समझना, 1 2 3 4, तो कोई बात नहीं, एक आ गया यहां पर अमोनिया, आ गया नहीं आ गया, जी सर आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे चाहिए, 6 आ गए। हाइब्रिडेशन निकालो कितनी आ गई, डी इधर से आ गया, sp3 और डी, हाँ या ना, यही तो आएगा dsp3d। क्लियर है, ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं। सर पेयरिंग कराने के बाद भी अमोनिया के 6 जो आपके लिगेंड्स है, 6 अमोनिया के जो लिगेंड है, उसको अकोमोडेट कराने के लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हो आप, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका मतलब इस तरीके की पेयरिंग होगी नहीं। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, कई बार बच्चे कहते हैं, अब देखो मैंने तुम्हारी तरह पेयरिंग ही कराई है, मैं भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही मानता हूं, बट इन दिस केस अमोनिया का स्ट्रॉन्ग होना अपनी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि dsp3d करके कोई ऑर्बिट, कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती है। तो आप क्या करें सर, आप पेयरिंग मत कराओ, दैट्स इट। पेयरिंग नहीं कराएंगे तो सिर्फ ये सिचुएशन नहीं आएगी, सिर्फ यही रहेगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी, अब उस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना सर। उस केस में आपको क्या करना है, एस का एक लेना है। उस केस में क्या करना है सर, आपको एस का एक लेना है, पी के 3 और डी के कितने ले लो, 2। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, देखना sp3d2। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, यस और नो कमेंट करो। हाँ निमृत, हाँ एस वो पढ़ा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, कोई भी डाउट है किसी को? तो इसमें dsp3d नहीं होती कोई भी हाइब्रिडेशन, sp3d2 होती है। अब इस केस के अंदर ये किसकी तरह ऐड कर रहा है, वीक फील्ड की तरह है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बट वो काम नहीं कर रहा है स्ट्रॉन्ग की तरह। तो अब ये किसकी तरह ऐड कर रहा है, वीक फील्ड की तरह। तो इस केस में अगर आप इस तरीके से मूव करोगे तो ये डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड कोई भी नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। बट अगर अपन इस तरीके से, जो करेक्ट वे है वो ये है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, कलर्ड होगा। और कलर्ड होने के बावजूद क्या कह सकता हूं, दूसरा पॉइंट ये कह सकता हूं, एक तो कलर्ड होगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कुछ, तो ये क्या होगा, सॉरी डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या होगा, पैरा होगा। क्लियर, पूछो किसी को कुछ पूछना चाहते हो तो। मजा आया, क्लियर है सबको?
एनीवन? जी अगर आपकी एनसीईआरटी सिलेबस में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सिलेबस में, तो आप लोगों के लिए भी है ये, ठीक है। नहीं, अनपेड ईयर है ना बच्चे, एक और एक दो, ये दो अनपेड है ना, अब ये होगा ही नहीं, दिस स्टेप विल नॉट टेक प्लेस, यहीं से ही मूव करना पड़ेगा अपन को, तो अनपेड पेयरिंग ही नहीं होगी, तो ये दो अनपेड आ जाएंगे ना, क्लियर है, डन। चलो आगे मूव करते हैं इसके बाद। अब बात करते हैं अपन, नेक्स्ट ये हो गया लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, देख लो लिमिटेशन ऑफ वीबीटी क्या है, इसमें बहुत सारे असम्पशंस है, कलर है या कलर्ड नहीं है यही बता पा रहा है, पर कलर के बारे में एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा है, ये वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, ये सारी क्या है लिमिटेशन है, ये आ जाती है 5 नंबर में, पढ़ जाना सारी, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आता है तो कई बार शेप ये टेट्राहेड्रल बोलता है और कई बार स्क्वायर प्लेनर कहता है, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये वीबीटी की क्या है 5 लिमिटेशन है, इसको पढ़ जाना, ये सीधे सीधे एग्जाम में आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। अब जो जो बच्चा सीएफटी के लिए, सॉरी सर पे डी एंड एफ के बिना देख, हाँ देख सकते हैं, वैसे अब आप थोड़ा लेट हो गए हो, सीएफटी पे आ चुका हूं मैं, अगर आपको अगर शुरू से देखोगे तो डी एंड एफ कुछ काम नहीं आएगा इसमें, थोड़े बहुत कंसेप्ट है वो मैंने उधर बता दिए, अगर आप देखना चाहो तो यू कैन वॉच दैट। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी की। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कुछ कुछ अजम्पशंस है जो अपन को ध्यान में रखना है, वीबीटी ने बताई कुछ चीजें, वो मेरे को समझ नहीं, कई चीजें उसमें समझ में नहीं आई, कई मेरी लिमिटेशंस थी, उसको दूर करने के लिए सीएफटी आई पिक्चर में। वीबीटी ने क्या बताया था, सर सेंट्रल मेटल होता है, उसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल होता है, और क्या करता है डोनेशन होता है लीगेंड के थ्रू, और सेंट्रल मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में चीजें बताई, कि जो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी स्प्लिटिंग होती है। कैसे, लिगेंड जो होता है वो एनायन की तरह एक्ट करता है, और मेटल जो होता है वो सेंट्रल मेटल कैटायन की तरह मूव करता है, और इनके पास इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे ही लिगेंड अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आता है, तो मेटल के पास उस लिगेंड के आसपास अगर कोई डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो कि होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी एनर्जी के कारण स्प्लिट हो जाते हैं। अब डी ऑर्बिटल की शेप क्या क्या होती है वो भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ऑर्बिटल होते हैं, उन पांचों की शेप आई थिंक आपको याद होगी, मुझे पता है कई बच्चे मेरे भूल गए होंगे, उनके लिए मैं रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। निम्रत थोड़ा पीछे जाके देखोगे, अभी मैंने जस्ट बताया डिफरेंस डाइडेंटेड और एम्बिडेंटेड के। तो पहला अजम्पशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या है, द इंटरैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड को क्या माना इसने, कोवेलेंट ना मान के प्योर आयनिक माना। आयनिक क्यों, सेंट्रल मेटल पे पॉजिटिव चार्ज माना और लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज माना, और इन दोनों को क्या माना, इन दोनों को एक आयनिक बॉन्ड मान लिया इनके बीच में, ठीक है। दूसरा अजम्पशन क्या माना, दोनों को पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करवाया, ये भी एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं मेटल और लिगेंड। तीसरा असम्पशन क्या माना, कि सीएफटी ने सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बताई, इसने एस और पी की स्प्लिटिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया। क्लियर है, चलिए अगला, ये तो 3 अजम्पशंस हो गए। अब देखो डी ऑर्बिटल के बारे में कुछ जान लो। डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब देखो ये एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये जो लोब्स होती है डी ऑर्बिटल की, ये कहां लाई करती है, ये ऑर्बिटल की लोब्स होती है बिटवीन दी एक्सिस, और इन 3 ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल कहते हैं। अब इधर आ जाओ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की लोब्स जो होती है, ये अलोंग दी एक्सिस होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब ये दिखते कैसे है वो भी बता देता हूं, देखो ये देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी लोब्स क्या होती है, बिटवीन दी एक्सिस, एक्स वाई की बिटवीन एक्स वाई एक्सिस, वाई जेड की बिटवीन वाई जेड एक्सिस, और जेड एक्स की बिटवीन एक्स जेड एक्सिस, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, कलेक्टिवली T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं। ईजी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उनकी लोब एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होती है, और डी जेड स्क्वायर की लोब अलोंग जेड एक्सिस होती है, इन दोनों को कलेक्टिवली ईजी ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये सब अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक रिवाइज भी कर लिया अपन ने। क्लियर है, चलो क्या कह रहा है हिमांशु, क्या कह रहा है, सर आप बहुत लेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी जल्दी पूरा करा दो प्लीज सर, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जल्दी आएगा है ना, बोर्ड एग्जाम से पहले आ जाएगा इसके बाद। क्या है यार, जो चीजें हैं वो तो पढ़ाएंगे ही ना, स्किप थोड़ी करा देंगे। जो ये अब मान लो मैं डायरेक्ट बता दूं हाँ ये स्प्लिटिंग हुई है, समझ में ही नहीं आएगा, ये चीज बतानी मेरे को लगता है जरूरी है, जो बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा है। मैंने पहले भी कहा था 25 जनवरी से पहले आपका कंप्लीट मैं चाणक्य नीति करा दूंगा, अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप दबंग बैच देख लोगे मेरा कंप्लीट, उसमें ऑलरेडी मैंने सब करा रखा है। चलिए अब ये तो हो गई, अब स्प्लिटिंग के बारे में अपन बात करते हैं। तो 2 तरीके से स्प्लिटिंग होती है,
देखो बहुत ध्यान से एक चीज समझना, यहां पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल के पास डी ऑर्बिटल है। क्या है बच्चों? डी ऑर्बिटल। अब ये जो लिगेंड है, जैसे ही अप्रोच करेगा डी को, जैसे ये डी को अप्रोच करेगा तो किस तरीके से ये अप्रोच कर रहा है, ये अगर डी को अलोंग दी एक्सिस अप्रोच कर सकता है या बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच कर सकता है। अगर ये डी इस सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल को अलोंग दी एक्सिस या बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच करेगा तो क्या करेगा? इसकी स्प्लिटिंग करेगा। स्प्लिटिंग बोले तो सर होगा क्या? जो भी लिगेंड के डायरेक्शन में डी ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे? वो हायर एनर्जी में चल जाएंगे, क्योंकि उस पर ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि वो उसके डायरेक्शन में है। और जो उसके डायरेक्शन में नहीं होंगे वो सेम एनर्जी में रहेंगे। जैसे एग्जांपल बताऊं, अगर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दो कॉम्प्लेक्स की अपन सीएफटी पढ़ेंगे, दोनों केस को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं ऑक्टाहेड्रल बताऊंगा, फिर टेट्राहेड्रल बताऊंगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल आपको दिख रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल में एक सेंट्रल मेटल होता है और ये अपने लिगेंड 1 2 3 4 5 और 6, तो ये ऊपर नीचे, तो ये लिगेंड ऊपर है और एक ये नीचे है। तो ऑक्टाहेड्रल की जब अपन बात करते हैं तो सारे लिगेंड्स एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर? जो भी आपकी ये जो लिगेंड है इस मेटल को कहां कर रहा है? अलोंग दी एक्सिस क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, और एक्स वाई जेड एक्सिस मान लेते हैं मेटल की। अगर मेटल की एक्स वाई जेड भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है और लिगेंड भी इस मेटल को म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब मेटल के कौन से ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल होंगे जिनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी? सर जो अलोंग दी एक्सिस वाले हैं, मतलब जो सर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले हैं, उनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। ये बात समझ में आई? तब आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज के अंदर जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो लिगेंड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब जब भी लिगेंड मेटल को अटैक करेगा तो अलोंग दी एक्स वाई या जेड एक्सिस करेगा। और अलोंग दी एक्सिस कौन कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई। अलोंग दी एक्सिस कौन कौन से होते हैं? आप सबको पता है अलोंग दी एक्सिस कौन से? अभी मैंने बताया था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि स्प्लिटिंग हो गई, और बाकी की एनर्जी क्या रहेगी? सेम। क्लियर है? मतलब ईजी ऑर्बिटल हायर एनर्जी स्टेट पे चल जाएंगे और T2G ऑर्बिटल सेम एनर्जी स्टेट पे रहेंगे। क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? डन? क्लियर है? कोई भी डाउट है? अरे भाई 6 क्या 10 भी हो सकती है, एक पॉइंट को दो दो बार लिख दोगे तो 10 बन जाएगी। जो मैंने 5 लिखा दी वो लिख के आ जाओगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे ना, हर बार मिलते हैं बच्चों को। ठीक है? कोई भी डाउट है यहाँ तक किसी को कि जब अपन बात कर रहे हैं अलोंग दी एक्सिस तो सेंट्रल मेटल के पहले ही क्या है? सारे डीजनरेटेड ऑर्बिटल है। जब लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में बात करेंगे तो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं अलोंग दी एक्सिस, तो ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो गई, T2G की एनर्जी कम हो गई। इधर आ जाओ, देखो तो ये क्या है? ये मेरे क्या है? ये सारी डी डी के 5 ऑर्बिटल है, सिमेट्रिक फील्ड आई, तो ये थोड़े से डीजनरेटेड ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई। ये बढ़ने के बाद जब अपन लिगेंड अप्रोच करा रहे हैं तो ईजी की एनर्जी ज्यादा हो गई, T2G की कम हो गई। अब ये जो एवरेज एनर्जी, बीच वाली एनर्जी, इसको मैंने बेरी सेंटर बोल दिया। बेरी सेंटर से ईजी ऑर्बिटल तक की एनर्जी को प्लस 0.6 डेल्टा नॉट बोल दिया, और बेरी सेंटर से T2G वाली एनर्जी को माइनस 0.4 डेल्टा नॉट बोल दिया। और ये डेल्टा नॉट क्या हो गई? Eg और T2G के बीच की एनर्जी गैप या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे हम डेल्टा नॉट कहते हैं। नॉट मतलब फॉर ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया मेरा ऑक्टाहेड्रल की बात। क्लियर है? अब ऑक्टाहेड्रल की बात क्लियर है। अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर मैं अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना चाहता हूं, जिसे हम डेल्टा नॉट कहते हैं, उसका निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? सर कुछ भी नहीं, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, मतलब ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी इंटू ईजी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस T2G ऑर्बिटल की एनर्जी और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो टोटल डेल्टा नॉट की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? जी सर बिल्कुल आ जाएगी। अब इसमें एक चीज समझनी है अपन को। अब जब अपन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कराते हैं Eg या T2G ऑर्बिटल में, तो इसमें फिल कैसे कराते हैं? उसके पीछे एक कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी मतलब पेयर कराने में जो एनर्जी लगती है उसे पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अब अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है? अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग क्या होगी? कम होगी, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसके अंदर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो वीक फील्ड के केस में पेयरिंग ना होके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? हायर एनर्जी में जंप कर जाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब हुंड्स रूल फॉलो करेंगे। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है, क्योंकि वीक फील्ड क्या करेगा? कम एनर्जी में स्प्लिट करेगा। वहीं अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, अगर आपको D1 D2 D3 तक तो तुम भर लोगे, D4 अगर मुझे भरना है तो देखना पहले क्या होगा? लोअर एनर्जी में जाएगा, T2G में गया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब चौथा जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपके पास कंफ्यूजन है कि यहां पेयर कराऊं सर या जंप कराऊं। अब देखो, अगर वीक फील्ड लिगेंड है, सुनना मेरी बात,
वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयर कराने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इट इज इजी टू जंप द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, T2G से इजीली जंप कर जाएगा। बट किस केस में होगा, वीक फील्ड के केस में, तो वीक फील्ड में इंस्टेड ऑफ पेयरिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन Eg में चले जाएगा। उसी तरीके से D5 में भी ये होगा, तो ये B मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, ए मतलब Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस बेसिस पे मैं क्या डेल्टा नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू निकाल लूंगा। क्लियर है यहां तक, कोई भी डाउट है, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है। कोई भी डाउट है किसी को, किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करेंगे, उस केस में पेयरिंग कम होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर क्या होती है, ये जो एनर्जी गैप है, ये जो Eg और T2G के बीच के अंदर जो डेल्टा नॉट है, ये हाई होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर। तो इसका मतलब ये अगर हाई है तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर जब मैं D4 लिखूंगा तो D4 में पेयरिंग कराऊंगा इंस्टेड ऑफ जंप कराऊंगा। जंप कराना इसमें फीजिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब जब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में D4 के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, और वेयरएज वीक फील्ड के अंदर D4 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए थे, 4 आ गए थे। उसी बेसिस पे मैग्नेटिक मोमेंट और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दोनों आप निकाल लोगे। डन, क्लियर है। चलिए ये हो गया मेरा क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल। अब अगर अपन टेट्राहेड्रल की बात करें तो देखो टेट्राहेड्रल के अंदर बहुत ढंग से एक चीज समझना, टेट्राहेड्रल में लिगेंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते। वो कितने डिग्री पे होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल पे होते हैं। इसका मतलब लिगेंड जो है क्या करेंगे, बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं मेटल को, परपेंडिकुलर नहीं है, बिटवीन दी एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। इस केस में स्प्लिटिंग में क्या हो जाएगा, इस केस में स्प्लिटिंग किसकी होगी, जो बिटवीन दी एक्सिस ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज DXY, DYZ और DZX, ये ऊपर चल जाएंगे, और Eg ऑर्बिटल जो है आपके दैट इज DX² - Y² और DZ² नीचे रह जाएंगे। बस बाकी सब चीजें सेम है। इन दोनों का एनर्जी गैप इस केस में डेल्टा T हो जाएगा। पहले T2G जो नीचे ऑर्बिटल थे उसकी -0.4 डेल्टा नॉट वैल्यू थी, इसकी क्या होगी, +0.4 डेल्टा T। पहले ये Eg ऑर्बिटल ऊपर था, उसकी वैल्यू थी +0.6 डेल्टा नॉट, इधर ये नीचे है तो -0.6 डेल्टा T हो जाएगी। इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी, सर कुछ नहीं होगी, दिस इंटू इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस दिस इंटू इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट। क्लियर है। तो एक सवाल और आता है, एक सवाल और होता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो ऑक्टाहेड्रल में या टेट्राहेड्रल में किसमें ज्यादा होती है, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होती है। कितनी वैल्यू होती है, टेट्राहेड्रल की वैल्यू होती है 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, इसको याद कर लेना, ठीक है, इसको याद कर लेना। डन, चलिए जी हाँ बिल्कुल सेम पेयरिंग वाला भी अप्लाई उसमें भी होगा, बट तुम लोगों के एनसीईआरटीज में ऑक्टाहेड्रल के केस में दे रखा है, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी को, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ये हो गई अपनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइसोमेरिज्म, और ये इजी सा टॉपिक है। 2 तरीके के आइसोमेरिज्म तुम्हारे सिलेबस में है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, एक स्टीरियो आइसोमर्स है। 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, पहला आयोनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेट, तीसरा लिंकेज, चौथा कोऑर्डिनेट आइसोमर। और अगर अपन स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल, 2 तरीके के आपके स्टीरियो आइसोमर्स है। क्लियर है। चलो कौन क्या कहते हैं सर, मैक्सिमम क्लास कितनी देर की है, 10-15 मिनट की और क्लास है बस, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस ये फर्क होता है कि जब इन आइसोमर्स को पानी में डालते हैं तो अलग अलग आयन्स आते हैं। मैंने पहले कहा था ब्रैकेट के बाहर वाला आयन आयनाइजेबल होगा, अंदर वाला नॉन आयनाइजेबल होगा। अब देखो अगर तुम्हें CONH3 5 Br और SO4 इसका अगर पानी में डालोगे तो ये ब्रैकेट अलग और SO4 अलग, ये आयन में टूटेगा क्योंकि सर ये आयनाइजेबल होता है, ये टूट जाएगा, ये नॉन आयनाइजेबल होता है, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट रहेगा। अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स का मुझे आयनाइजेबल आइसोमर बनाना है तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये Br और ये सल्फेट को क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो। याद अच्छे से याद रखना, एनायन एनायन ही आपस में एक्सचेंज हो गए, तो सल्फेट अंदर आ गया, Br बाहर आ गया। अब जब इसको पानी में डालोगे तो Br- और ये ब्रैकेट देगा, तो इसका मतलब पानी में डालने के बाद अलग अलग आयंस में टूट रहा है, इसे हम आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आयनाइजेशन आइसोमर की बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर में कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये है CrH2O6Cl3, इसका अगर मुझे हाइड्रेट आइसोमर बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, एक वाटर बाहर ले आओ। अगर एक वाटर बाहर ला रहे हो तो इसकी वैलेंसी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स रखने के लिए एक क्लोरीन को अंदर लाना पड़ेगा, तो इसका हाइड्रेट आइसोमर क्या हो जाएगा, CrH2O5, एक Cl अंदर ले आया, Cl3 से Cl2 और एक वाटर बाहर लिया। क्लियर है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर। नेक्स्ट लिंकेज आइसोमर की बात करें तो लिंकेज आइसोमर जो होते हैं वो एम्बिडेंट जो लिगेंड्स होते हैं वो शो करते हैं। जैसे NO2 है, अब NO2 अगर सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन से थ्रू जुड़ा है तो ये एक क्या हो गया,
अगर मुझे इसका लिंकेज आइसोमर बनाना है तो इसको NO2 को किसके थ्रू जोड़ दूं सर, ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ दूं, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, लिंकेज आइसोमर। उसी तरीके से HCN है, HCN अगर सल्फर से सेंट्रल मेटल जोड़ रहे हैं, अब दूसरे केस में नाइट्रोजन से जोड़ दो, तो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, ये लिंकेज आइसोमर, कि लिगेंड सेम है बट अलग अलग एटम के थ्रू लिंक हो रहा है सेंट्रल मेटल से। अब नेक्स्ट लिंकेज के बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या है, देखो ये पूरा मेरा एक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, ये कोबाल्ट 6 अमोनिया से लिंक है, ये आयरन 6 साइनाइड से लिंक है, बस क्या करो सेंट्रल मेटल चेंज कर दो, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही चेंज कर दिया। क्लियर, यहां तक कोई भी डाउट है, हाँ या ना, बिल्कुल बेसिक से कराया है, हाँ कंप्लीट हो गया सीबीएसई का A to Z। कितनी देर की क्लास हो गई, ये 2 घंटे की क्लास है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या होता है। जैसे है COEN होल थ्राइस, COEN होल थ्राइस को अगर मैं ज्योमेट्रिकली बना रहा हूं, देखो कोबाल्ट है और EN है, तो ये डाइडेंटेड लिगेंड है, तो दो एक EN जो है वो 2 कोबाल्ट की बॉन्ड बना रहा है, ये EN 2, ये EN 2। अब देखो इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं, देखना बहुत ध्यान से ना, इसकी मिरर इमेज ये आएगी, हाँ या ना, इसकी मिरर इमेज ये आएगी। ये दोनों जो मिरर इमेज है एक दूसरे पे क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। इसको अगर उठा के इस पे डालना चाहोगे तो ये एक दूसरे पे सुपर इंपोजेबल नहीं है। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज एक दूसरे की क्या कहलाती है, इनआइसोमर्स कहलाते हैं। और जहां भी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होती है वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर ये किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगी तो ये उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। डेक्स्ट्रो एंड लीवो आर ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में होता क्या, ये इजी है, देखो कोबाल्ट ऑक्सलेट 2 Cl2, इसका अगर मैं एक बना रहा हूं, देखो इसको मैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोबाल्ट ऑक्सलेट डाइडेंटेड है, तो कोबाल्ट 6 जो बॉन्ड होता है उसमें से 2 एक ऑक्सलेट ले लेगा, 2 एक ऑक्सलेट ले लेगा, बचेगे 2 क्लोरीन ले लिया। अब इसमें देखो, इसमें लिगेंड क्या है, सारे एक साथ है, ये Cl दोनों साथ साथ है, ऑक्सलेट दोनों साथ साथ है, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, ये सिस फॉर्म कहलाएगी, किसकी, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं कि जो मेरे लिगेंड्स है वो साथ साथ नहीं है, तो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, ट्रांस फॉर्म कहलाएगी। तो सिस एंड ट्रांस आर एक दूसरे के क्या हो गए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। आगे बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं अपन। ये जैसे ये एक और एग्जांपल ले लो, जैसे PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, Pt 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, ये दोनों अमोनिया साथ साथ है, दोनों क्लोरीन साथ साथ है, तो ये क्या हो गई, सिस फॉर्म हो गई इसकी, इसे बोलते हैं सिस प्लेटिंग। ये एक तरीके की एंटी कैंसर ड्रग होती है। अब यही मैं दोनों अमोनिया डायगोनल पे बना दूं और दोनों क्लोरीन डायगोनल बना दूं तो अलग अलग हो गए, तो ये ट्रांसप्लेटिंग कहलाता है। तो सिस एंड ट्रांस आर एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाता है। क्लियर है, इसको नोट कर लो। आगे बात करें एक और अगर मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात बताता हूं, जैसे मान लो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट 3 अमोनिया और 3 नाइट्रोजन, तो ये देखो सेंट्रल मेटल हो गए, 3 अमोनिया 3 नाइट्रोजन। अब ये 3 अमोनिया इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि ये क्या है, सिंगल एक ही फेस में आ रहे हैं, देखो 1 2 3 तीनों अमोनिया इसी फेस पे आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, फेशियल आइसोमर्स बोलते हैं। ये सिस फॉर्म तो है ही है क्योंकि सारे लिगेंड एक साथ है, तीनों नाइट्रो एक साथ है, तीनों अमोनिया एक साथ है, बट आप देखोगे तीनों नाइट्रो या तीनों अमोनिया एक ही फेस ऑफ कोबाल्ट पे है, तो इसे क्या बोलेंगे, फेशियल आइसोमर। बट अगर ये जो है, अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक अमोनिया इसको उठाकर अमोनिया को यहां लगा दूं और ये नाइट्रो यहां लगा दे रहा हूं, बस ये फॉर्म क्या, इस केस में तीनों अमोनिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या मेरिडोनियल प्लेन में है, इसलिए ये मर आइसोमर्स कहलाता है, MER। ये कौन सा है, फेशियल आइसोमर है, ये मेरिडियन। अगर तीनों, ये हमेशा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही आता है। अगर तीनों जो अपना एक ही फेस में है लिगेंड, सेम लिगेंड एक ही फेस में है तो फेशियल आइसोमर, अगर जो सेम लिगेंड है वो मेरिडोनियल प्लेन में है तो मर आइसोमर्स कहलाता है। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? हाँ, ये पढ़ लोगे पूरा चैप्टर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो 2 लिमिटेशन होती है CFT की, जो बच्चा पूछ रहा है कि ये S और P ऑर्बिटल के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया है, इसने जितने भी ओवरलैपिंग बताई है वो सॉरी स्प्लिटिंग बताई है वो सिर्फ D ऑर्बिटल की बताई है। इट हैज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ S एंड P के बारे में ये नहीं बता पाया है। क्लियर है, पहला तो ये है। सिस और ट्रांस ये होता है कि अगर आपके जितने भी लिगेंड लगे हैं ये अगर साथ साथ है, अरे यार इतना ये थोड़ा बाद में आए हो क्या आप, ये देखो ये जो लिगेंड है ये एक साथ दिख रहे हैं ना, ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया। देखो ये लिगेंड क्या है, ये देखो दोनों क्लोरीन एक साथ है तो सिस फॉर्म है, दोनों ऑक्सिलेट एक साथ है सिस फॉर्म है। ये क्लोरीन अलग अलग है, साथ साथ नहीं है, तो ये ट्रांस फॉर्म है। सिस और ट्रांस मतलब, सिस मतलब साथ साथ, ट्रांस मतलब अलग अलग, ऐसे याद कर लो, ठीक है।
चलो अब कोई बच्चा लिमिटेशन ऑफ सीएफटी पूछ रहा है, उसको मैं बता देता हूँ लिमिटेशन ऑफ सीएफटी। लिमिटेशन ऑफ सीएफटी नोट करना, जो भी बच्चा पूछ रहा है। पहली लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। एस एंड पी, ओनली डी ही इन्होंने अकोमोडेट किया, पी के बारे में इन्होंने नहीं बताया। दूसरा, सीएफटी ने क्या बोला? सीएफटी एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन किया सीएफटी में? कि द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया ना, बट इट इज नॉट करेक्ट, बट इट इज नॉट सो, बट दिस इज नॉट द केस। ऐसा नहीं देखा गया, ठीक है, ऐसा नहीं देखा गया। इसने इट डज नॉट अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल्स, ठीक है। तीसरा, इट डज नॉट अकाउंट्स द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल। कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में इसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, इसको नोट कर लो। सर ये प्री बोर्ड का पेपर इतना हार्ड क्यों बनाते हैं? इसलिए कि आप लोग पढ़ाई करो, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो रहो, ठीक है। चलो ठीक है, इसको नोट करो। चौथा, CFT explain the splitting of d orbital of metal, but it does not say anything about लिगेंड्स ऑर्बिटल। लिगेंड के ऑर्बिटल के बारे में इसने कुछ भी बात नहीं की, ठीक है। इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? सेंट्रल मेटल की स्प्लिटिंग के बारे में बताया, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट है? इसने सिर्फ मेटल पे फोकस किया। पांचवा, इसने पानी का, इसने ये बोला कि पानी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, किसने? सीएफटी में, बट OH- एक वीक फील्ड लिगेंड है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये क्यों है? ये सीएफटी एक्सप्लेन नहीं